हेलो एवरीवन, वेलकम टू द केमिस्ट्री टाइम्स। हम कंटिन्यू करने वाले हैं कार्बन कंपाउंड्स यूनिट को फॉर टीजीटी साइंस, और ये इस यूनिट का आज थर्ड पार्ट है। इससे पहले हम जो भी टॉपिक्स आपके सिलेबस में मेंशन है फॉर टीजीटी साइंस, लाइक DSSB का एग्ज़ाम है, NVS KVS EMRS, इन सब के सिलेबस में आपको कार्बन कंपाउंड्स यूनिट जो दी गई है उसमें जो भी टॉपिक्स मेंशन है हम उनको वन बाय वन डिस्कस कर रहे हैं। तो दो पार्ट में तो हम कुछ टॉपिक्स को डिस्कस कर चुके हैं, कवर कर चुके हैं। आज थर्ड पार्ट में हम आगे के कुछ टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, और साथ ही मैंने आपको दो टॉपिक्स अलग से बताए थे कि वो आपको कहाँ से करने हैं। तो मैंने उन दोनों टॉपिक की प्लेलिस्ट भी आपको लास्ट जो पार्ट हमने डिस्कस किया था, सेकेंड लेक्चर लिया था कार्बन कंपाउंड यूनिट का, उसके पिन कमेंट में आपको दोनों लिंक प्रोवाइड किए थे कौन कौन से टॉपिक के, आइसोमेरिज्म एंड नोमेनक्लेचर, तो वो आपको वहाँ से कवर करने हैं। आज के इस सेशन में हम आगे के 3 टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ रिएक्शन अंडरगोन बाय द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं ना वो कौन से टाइप के रिएक्शंस को शो करते हैं। अब यहाँ पे हम इन रिएक्शन को बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, इनके मैकेनिज्म में नहीं जाएंगे। सिर्फ यहाँ पे हम क्या करेंगे कि कितने टाइप्स की रिएक्शन होती है उनके नाम देखेंगे, साथ ही उन रिएक्शन का क्या मतलब होता है और वो रिएक्शन फर्दर कैसे डिवाइड होती है। तो यानी कि हम एक बेसिक सा आइडिया लेंगे। सेकेंड टॉपिक हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं सोर्सेज ऑफ हाइड्रोकार्बन, की हाइड्रोकार्बन के सोर्सेज क्या होते हैं। एंड थर्ड टॉपिक हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे अल्केन्स। तो अल्केन के टॉपिक में हम क्या करने वाले हैं कि अल्केन का सोर्स क्या होता है, साथ ही उसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या है, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। तो इसके बाद आपके आई थिंक 2 या 3 ही टॉपिक सिर्फ बच जाएंगे। एक अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड का टॉपिक बचेगा। ऐसे ही आपको उसके लिए भी क्या करना है, प्रिपरेशन करनी है और फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज करनी है, दोनों के लिए अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड का जो भी पार्ट है वो हम एक ही लेक्चर में कवर कर लेंगे। एंड थर्ड मतलब उसके बाद जो भी नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें हम बचा हुआ पोर्शन क्या है आपका, सोप्स, डिटर्जेंट, ये सब हम कवर करने वाले हैं। तो इस तरीके से आपकी यूनिट ये 2 या 3 लेक्चर में कवर हो जाएगी, मतलब कि इन फ्यूचर वाले जो भी लेक्चर आएंगे। आज ये थर्ड लेक्चर है, आई थिंक 2 पार्ट और आएंगे, तो उसमें हम पूरा ही क्या है समअप कर देंगे जो भी आपके बचे हुए टॉपिक्स हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। तो फर्स्ट टॉपिक हम क्या डिस्कस करने वाले हैं अभी, टाइप्स ऑफ रिएक्शंस अंडरगोन बाय द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, की ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन से टाइप के रिएक्शंस को शो करते हैं। तो इस टॉपिक को डिस्कस करने से पहले ना हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में जो रिएक्शन मैकेनिज्म वाला कॉन्सेप्ट होता है उसके जो बेसिक टर्म्स होती है ना उनको एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं ऊपर ऊपर से, क्योंकि उनको समझोगे तभी आपको थोड़ा सा टाइप ऑफ रिएक्शन के बारे में अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पे कुछ हम फंडामेंटल कॉन्सेप्ट करने वाले हैं फॉर रिएक्शन मैकेनिज्म। हम मैकेनिज्म नहीं डिस्कस करेंगे। स्टार्टिंग में रिएक्टेंट होता है जिसे हम सबस्ट्रेट भी बोलते हैं, फिर यहाँ पे क्या होता है रिएजेंट होते हैं, या फिर आप बोल सकते हो कि यहाँ पे एरो पे क्या होती है भी कंडीशंस होती है। रिएजेंट यानी कि जिनकी प्रेजेंस में यहाँ पे रिएक्टेंट क्या है, कंबाइन करते हैं, रिएक्शन शो करते हैं, ठीक है, बॉन्ड को ब्रेक करते हैं और न्यू बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। और साथ में क्या बनता है फिर यहाँ पे भी प्रोडक्ट बनता है, क्या बनता है भी प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है। तो इस तरीके से होता है यहाँ पे रिएक्टेंट या फिर सबस्ट्रेट, रिएजेंट की प्रेजेंस में, कंडीशन की प्रेजेंस में ये क्या करता है भी प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करता है। अब ये जो इनका रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जो बनने की फॉर्मेशन मतलब जो प्रोसेस होती है ना, इसका अगर जब आप डिटेल स्टेप बाय स्टेप मैनर में देखते हो ना कि कैसे बॉन्ड ब्रेक हुए हैं, किसने आके अटैक किया है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उस स्टडी को हम क्या बोलेंगे भी रिएक्शन मैकेनिज्म। तो वी हैव टू स्किप दैट पार्ट, आपको ये वाला पार्ट नहीं करना है रिएक्शन मैकेनिज्म वाला। तो यहाँ पे जब रिएक्शन की कंप्लीट नॉलेज के बारे में हम बात करेंगे तो वो होता है रिएक्शन मैकेनिज्म। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि कितने टाइप्स के आपने जैसे कोवलेंट बॉन्ड पढ़ा था, तो कोवलेंट बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है भी, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करने से। तो वो बॉन्ड क्या होता है भी, कैसे ब्रेक होता है, तो उसके ब्रेक होने के यानी कि बॉन्ड फिजन जो होता है वो कितने टाइप का होता है। जब बॉन्ड फॉर्मेशन हुई तो उसे हम क्या बोल रहे हैं, कोवलेंट बॉन्ड बोल रहे हैं। जब इलेक्ट्रॉन क्या किया है अभी, इलेक्ट्रॉन्स ने आपस में एक दूसरे के एटम ने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की है तो बॉन्ड बनता है। अब वो जो बॉन्ड होता है वो बॉन्ड अब जब ब्रेक होगा तभी तो न्यू बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी भाई, तभी तो रिएक्टेंट के जो बॉन्ड होते हैं, ओल्ड बॉन्ड्स होते हैं, वो ब्रेक होते हैं और ब्रेक करके क्या है न्यू बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। तो इसलिए आपको बॉन्ड फिजन के बारे में भी आइडिया होना चाहिए। तो जो बॉन्ड फिजन होता है इसका मतलब क्या होता है, ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड। यहाँ पे हम 2 टाइप की बॉन्ड फिजन को देखते हैं, एक होता है होमोलिटिक, एक क्या होता है भी होमोलिटिक, और एक होता है हेट्रोलिटिक। तो होमो का मतलब होता है सेम, होमो का मतलब जैसे सेम होता है तो यहाँ पे होमो से मतलब क्या हो जाएगा इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन से, और हेट्रो का मतलब क्या हो जाएगा डिफरेंट, तो यहाँ पे हो जाएगा अनइक्वल। यानी कि यहाँ पे आप समझ लो होमो का मतलब है इक्वल और यहाँ पे क्या है इसका मतलब
अनइक्वल, ऐसे समझो। तो यहाँ पे एक फिजन कौन सा बताया मैंने आपको, होमोलिटिक फिजन, इसको कंप्लीट मेंशन करना है ऐसे, होमोलिटिक फिजन, एंड सेकंड होता है हेट्रोलिटिक फिजन। अब होमो का मतलब क्या है यहाँ पे, होमो का मतलब ये होता है, जैसे आपने पढ़ा कि इलेक्ट्रॉन शेयर करने से क्या होता है भाई, बॉन्ड फॉर्मेशन होती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जैसे H2 बना, तो हमने पढ़ा था कि H2 कैसे बनता है भी, हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन एंड हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन ऐसे यहाँ पे शेयर करते हैं और इनका डुप्लेट कंप्लीट होता है। हाइड्रोजन के केस में डुप्लेट कंप्लीट होता है, बाकी एटम्स क्या करते हैं अपना ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन हो गई। तो अब दोनों एटम ने क्या कर रखा है यहाँ पे, इक्वली शेयर कर रखा है इलेक्ट्रॉन को। भाई इस हाइड्रोजन ने और इस हाइड्रोजन ने, दोनों के पास ही एक एक इलेक्ट्रॉन थे और दोनों ने ही क्या कर रखे, एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर रखी है। तो जब भी बॉन्ड क्लीवेज ऐसी होती है कि अपने अपने इलेक्ट्रॉन लेकर क्या होते हैं भाई यहाँ पे एटम्स चले जाते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे बॉन्ड ब्रेकिंग हुई, जब यहाँ पे बॉन्ड ब्रेकिंग होगा तो यहाँ पे क्या है, बॉन्ड फिजन हुआ, मतलब कि यहाँ से क्लीवेज हो रही है बॉन्ड की। तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लेके चला गया और ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लेके चला गया। तो यहाँ से क्या है, ये ऐसे बनेगा हाइड्रोजन और प्लस में ये हाइड्रोजन, ये अपना एक सिंगल इलेक्ट्रॉन लेके बैठा है और ये अपना एक सिंगल इलेक्ट्रॉन लेके बैठा है। तो जब ऐसे होता है ना कि क्लीवेज जो होती है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, यानी कि यहाँ पे जो क्लीवेज हुआ है कोवलेंट बॉन्ड का बिटवीन द टू एटम्स, वो इस तरीके से हुआ है कि एक इलेक्ट्रॉन जो है शेयर्ड पेयर वाला वो अपना लेके चला जाता है, तो उसे हम बोलते हैं होमोलिटिक। और जस्ट जब इसका अपोजिट होगा, यहाँ पे आप इसे ये भी बोल सकते हो कि सिमेट्रिक होता है। ये कैसा होता है, सिमेट्रिक क्लीवेज होता है कि भाई यहाँ पे सिमेट्रिक का मतलब यही तो है कि भाई इक्वली हुआ है, दोनों पार्ट्स में डिवाइड हो गया। और दूसरा क्या होगा भी यहाँ पे हेट्रो, तो हेट्रो को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, हेट्रो का मतलब जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा। जब क्या होगा, जैसे यहाँ पे दो एटम है, इन्होंने इलेक्ट्रॉन शेयर किए हैं और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन शेयर करने से ये ऐसे बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई है। इसने इसका ऑक्टेट कंप्लीट किया और इसने इसका ऑक्टेट कंप्लीट किया, ऐसे यहाँ पे क्या है भी बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ है। अब अगर मान लो यहाँ पे हेट्रोलिटिक क्लीवेज होती है, तो इन केस ऑफ हेट्रोलिटिक क्लीवेज क्या होगा कि दोनों में से कोई भी एक एटम क्या करता है, यहाँ पे दोनों में से कोई भी एक एटम जो भी यहाँ पे शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन थे ना, उसको अपनी तरफ लेके चला जाएगा, यानी कि दूसरे का भी खुद ही लेके चला जाएगा। सपोज ऐसा मान लो कि यहाँ पे अगर मान लो बी क्या है, ज़्यादा पावरफुल है, आप समझने के लिए समझो कि यहाँ पे क्या है, बी अगर मान लो ज़्यादा पावरफुल है तो ये दोनों ही इलेक्ट्रॉन इसके क्या करेगा, खुद ले जाएगा। अगर ये खुद ले गया तो इसके पास तो जो एक इलेक्ट्रॉन था वो भी इसका चला गया, तो इसके पास तो इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो गई। तो यहाँ पे आफ्टर द हेट्रोलिटिक क्लीवेज, हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिजन, यहाँ पे क्या होगा, अब इसके पास तो इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो जाएगी क्योंकि इसको तो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना था। अब ऑक्टेट कंप्लीट करने की बजाय क्या है, इसके पास जो एक इलेक्ट्रॉन, यानी कि इनकम्प्लीट ऑक्टेट में ही इसके पास जो इलेक्ट्रॉन थे वो भी यहाँ से चले गए, यानी कि एक तो पहले ही इसके पास कमी थी, तभी तो ये बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहा था यहाँ पे अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए, बट उसमें से भी क्या है, इलेक्ट्रॉन चला गया। तो जब चला जाएगा तो उसके ऊपर क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज, और जो इसके इलेक्ट्रॉन को लेकर चला गया वो क्या बन जाएगा, बी नेगेटिव, ऐसे बन जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है भाई, ये अनसिमेट्रिकल क्लीवेज होती है। इसमें क्या होता है भाई, हेट्रोलिटिक फिजन जो होता है वो अनसिमेट्रिकल होता है और इसमें दोनों ही इलेक्ट्रॉन जो होते हैं शेयर्ड पेयर वाले, वो क्या करता है, एक ही एटम क्या करता है, अपने साथ लेकर चला जाता है। तो एक एटम के ऊपर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, दूसरे एटम के ऊपर यहाँ पे नेगेटिवली चार्ज बन जाता है ये, और जो पॉजिटिवली चार्ज एटम बनता है यहाँ पे वो बन जाता है यहाँ पे कार्बोकटायन। क्योंकि आप क्या पढ़ने वाले हो यहाँ पे, कार्बन के कंपाउंड्स पढ़ने वाले हो, तो कार्बन पे जब ऐसे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो वो यहाँ पे क्या करेगा, इन केस ऑफ यहाँ पे जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे वो क्या फॉर्म करेंगे, कार्बोकटायन, और जब नेगेटिव चार्ज यानी कि जो इलेक्ट्रॉन लेके चला गया वो क्या बन जाएगा यहाँ पे, कार्बन आयन। तो बस ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है यहाँ पे कि इस तरीके से दो टाइप की बॉन्ड फिजन होती है। अब यहाँ पे जैसे ये कार्बोकटायन एंड कार्बन आयन बनाया है, डिपेंडिंग ऑन कि उन्होंने इलेक्ट्रॉन लूज़ किया है या फिर गेन किया है। इसी तरीके से देखो यहाँ पे हाइड्रोजन ने जब अपना बॉन्ड ब्रेक किया यहाँ पे, तो अपने अपने एक एक इलेक्ट्रॉन लेकर बैठ गया। तो ये जब ऐसे सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज होती है ना, अनपेयर्ड सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज होती है, और इन केस ऑफ होमोलिटिक जो बनता है वो होता है फ्री रेडिकल। क्या होता है भी, फ्री रेडिकल होता है। ये रिएक्शन इंटरमीडिएट्स होते हैं बेसिकली, फ्री रेडिकल, कार्बोकटायन, कार्बन आयन, ये इन बिटवीन बनते हैं, रिएक्शन इंटरमीडिएट होते हैं, फिर बाकी फिर फाइनल क्या बनता है भी, प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है। तो अटैकिंग रिएजेंट क्या होता है, अटैकिंग रिएजेंट कहाँ पे मेंशन किया जाएगा, यानी कि इस पे, यानी कि जो भी रिएक्टेंट पे जाके सबस्ट्रेट पे जाके क्या है अटैक करेगा, वो होते हैं अटैकिंग रिएजेंट। तो ऐसे हमारे पास कितने टाइप्स के अटैकिंग रिएजेंट होते हैं अभी, 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट होता है फ्री रेडिकल, फर्स्ट क्या होता है भाई, फ्री रेडिकल। सेकंड होते हैं यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल, सेकंड क्या हो गए भाई, न्यूक्लियोफाइल। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, आपको एग्जाम में नहीं शॉर्ट फॉर्म यूज़ करनी है, ठीक है।
जिनको डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग करनी है उनको शॉर्ट फॉर्म्स यूज़ नहीं करनी है। ये मैं बस यहाँ पे ऐसे ही यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। आपको ये चीज़ों का ध्यान रखना है। यहाँ पे क्या है, थर्ड जो होता है अटैकिंग रिएजेंट, दैट इज़ द इलेक्ट्रोफाइल। अब फ्री रेडिकल तो हमने समझ लिया, बस आपको इतना ही बेसिक्स आइडिया लेना है। तो फ्री रेडिकल हमने समझ लिया। अब नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं अभी, न्यूक्लियोफाइल बेसिकली क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज़ होती है। क्या होता है अभी, ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज़ होती है, मतलब कि इनके पास इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा होते हैं। अब ये न्यूट्रल एटम भी हो सकते हैं और नेगेटिवली चार्ज भी हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल नेगेटिवली चार्ज में क्या एग्जांपल आ सकता है, हाइड्रोक्सिल आयन। अब इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, मतलब कि ये क्या है, इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। ये क्या करता है अभी, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की टेंडेंसी रखता है। तो न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज़ होती हैं। और क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं, हेलाइड्स हो सकते हैं। हेलाइड्स में अब कौन कौन से हेलोजन हो सकते हैं, फ्लोराइड है, क्लोराइड है, ब्रोमाइड है, आइडाइड है। ऑल दीज आर एग्जाम्पल ऑफ न्यूक्लियोफाइल। तो ये किसके एग्जाम्पल्स हो गए भाई, न्यूक्लियोफाइल के। इनके ऊपर नेगेटिवली चार्ज है। और ऐसे ही हमारे पास क्या है भाई, न्यूट्रल भी न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये रेड पेन वाले भी न्यूक्लियोफाइल के ही एग्जाम्पल है। क्या आ सकता है, वाटर। आपको पता ही है वाटर में क्या होता है, दो बॉन्ड तो वो यूज़, ऑक्सीजन के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसमें से वो दो बॉन्ड तो बना लेता है हाइड्रोजन के साथ, बाकी जो 4 इलेक्ट्रॉन्स है वो एज ए लोन पेयर प्रेजेंट रहते हैं। तो अब ये जो लोन पेयर है, ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये क्या है, बॉन्ड फॉर्मेशन, यानी कि बॉन्ड बना सकते हैं। ये कहने का मतलब क्या है कि ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकते हैं। और जो भी इलेक्ट्रॉन स्पीशीज़ होती है वो क्या होते हैं, न्यूक्लियोफाइल होते हैं। तो ये एग्जाम्पल हो गया किसका, न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल का एग्जाम्पल हो गया। तो यहाँ पे आपके पास दो टाइप्स के न्यूक्लियोफाइल होते हैं। एक तो कौन से, जो नेगेटिवली चार्ज होते हैं, एक न्यूट्रल होते हैं। ऐसी एक एग्जांपल हम अमोनिया का ले सकते हैं। अमोनिया में 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसमें से उसने 3 इलेक्ट्रॉन जो है वो अपने शेयर कर रखे हैं हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन में, और एक इलेक्ट्रॉन पेयर रहता है जो वो क्या कर सकता है अभी, यूज़ कर सकता है फॉर डोनेशन। तो ये आपके पास किसके एग्जाम्पल हो गए भाई, न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल के एग्जाम्पल हो गए। नेक्स्ट अब हम यहाँ पे देखते हैं, नेक्स्ट क्या डिस्कस करते हैं अभी, यहाँ पे हम देखेंगे अब इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं। इलेक्ट्रोफाइल, तो इलेक्ट्रोफाइल क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज़ होती है। इलेक्ट्रोफाइल क्या होती है भी, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज़ होती है। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट जो स्पीशीज़ होती हैं, अब वो क्या काम करेंगी, उनके पास तो इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो जो इलेक्ट्रॉन की कमी वाले आपके पास एग्जाम्पल होते हैं वो भी दो टाइप्स के हो सकते हैं। कैसे, एक तो न्यूट्रल, यानी कि जिसको आप देख के खुद से ही चेक करोगे कि उनका ऑक्टेट कंप्लीट है या फिर इनकम्प्लीट है, यानी कि उनका ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है, उस बेसिस पे वो क्या बन जाते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल बन जाते हैं। और एक होते हैं ऐसे स्पीशीज़ जिनको देख के ही आप आइडेंटिफाई कर पाओगे कि इनके पास तो इलेक्ट्रॉन की कमी है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्या हो सकता है, एच पॉजिटिव। क्या हो सकता है अभी, एच पॉजिटिव, यानी कि प्रोटॉन है, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। और क्या हो सकता है यहाँ पे, ये मिथाइल हो सकता है। और किसके एग्जाम्पल देख सकते हैं हम यहाँ पे, नाइट्रोनियम हो सकता है, ये Na2 पॉजिटिव। तो इनको तो आप देखते ही बता सकते हो कि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, मतलब कि इलेक्ट्रोफाइल है। अब हमारे पास कुछ न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल भी होते हैं जिनको हम देख के नहीं बता सकते। जैसे ये न्यूट्रल थे, यहाँ पे इनका आपको आइडिया होना चाहिए कि इन्होंने कितने बॉन्ड्स बना रखे, कितने इलेक्ट्रॉन पेयर बना रखे, तभी आप यहाँ पे इनको क्लासीफाई कर पाओगे, डिस्टिंग्विश कर पाओगे कि न्यूट्रल है या फिर मतलब इलेक्ट्रोफाइल है या फिर न्यूक्लियोफाइल है। अब यहाँ पे ऐसे ही अपने पास न्यूट्रल में क्या एग्जांपल आ सकते हैं, एग्जांपल क्या बन सकता है अभी, BF3। BF3 का देखो मैं आपको थोड़ा सा जल्दी से बता देती हूँ। बोरोन के पास 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये ऐसे 5 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऐसे बनाए रखेगा। मतलब टोटल 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये वाले दोनों इलेक्ट्रॉन तो इसके इनर शेल में प्रेजेंट है, और यहाँ पे फ्लोरीन जो होता है उसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एक फ्लोरीन के पास। तो ये जो 7th इलेक्ट्रॉन है, ये क्या करता है, अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करता है। तो इलेक्ट्रॉन शेयर करके ये ऐसे अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा, क्योंकि इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन्स है ना, तो ये अपना ऐसे ऑक्टेट कंप्लीट करेगा। सेम ऐसे ही ये वाला एटम अपना फ्लोरीन अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा, और सेम ऐसे ही इसके पास भी 7 इलेक्ट्रॉन है और ये इसके साथ अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करेगा। तो देखो तीनों फ्लोरीन के तो ऑक्टेट कंप्लीट हो गए, बट क्या बोरोन एटम का भी ऑक्टेट कंप्लीट हुआ है, चेक करो। बोरोन के पास खुद के कितने थे, 3 थे। अब 3 ही तो वो फ्लोरीन के साथ शेयर कर रहा है, तो यहाँ पे 3 + 3 कितने हुए, टोटल 6 हुए हैं। तो ये तो स्टिल अभी क्या है, अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर करने के बाद भी कैसी स्पीशीज़ कैसा मॉलिक्यूल बन रहा है, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ही बन रहा है। तो ये किसकी तरह बिहेव कर सकता है, क्या बनेगा भाई, ये बनेगा इलेक्ट्रोफाइल। क्या बनेगा भाई, इलेक्ट्रोफाइल। तो आई होप आपको अटैकिंग रिएजेंट समझ में आ गए होंगे, क्लियर हो गया कि ये क्या होता है। तो ये आपको रिएक्शन करने से पहले ना थोड़ा सा पता होना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पे मैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में बोलूँगी कि यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है। तो आपको जब तक यही नहीं पता होगा कि इलेक्ट्रोफाइल क्या है, न्यूक्लियोफाइल क्या है, हम इसको क्यों बोल रहे हैं इस नाम से, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्यों बोल रहे हैं, तो फिर ये कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर होंगे। तो आई होप ये वाला पॉइंट सारा समझ में आ गया होगा कि कैसे ये होगा। तो फर्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन कौन सी है अभी, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का क्या मतलब होता है, नाम से बेसिक सा आइडिया लग रहा है।
ए सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज अ रिएक्शन इन विच वन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल इज रिप्लेस्ड बाय द अनदर एटम और ग्रुप। यानी कि किसी रिएक्शन में जब ऐसा होता है, यहाँ पे रिएक्शन में क्या होगा भाई, कोई भी एटम या फिर ग्रुप ऑफ एटम मॉलिक्यूल का क्या हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा, सब्स्टिट्यूट हो जाएगा किसी दूसरे से। तो ऐसे टाइप की ऑफ रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आपको इन जनरल समझाती हूँ। जैसे मान लो यहाँ पे आपके पास क्या है, ए बी है और ये प्लस में सी है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, इस सी के मतलब बी के प्लेस पे क्या आ गया भाई, सी आ गया। बी के प्लेस पे क्या आ गया, सी आ गया। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ए सी प्लस में बी। तो ये क्या है भाई, यहाँ पे सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट है। ये कैसे टाइप की रिएक्शन हुई है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुई है कि यहाँ पे सी ने किसको सब्स्टिट्यूट कर दिया, रिप्लेस कर दिया, बी को रिप्लेस कर दिया है। तो ऐसे टाइप ऑफ रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं भाई, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जैसे फॉर एग्जाम्पल हेलोजेनेशन ऑफ मिथेन। तो मिथेन क्या होता है, CH4। मिथेन क्या होता है भाई, CH4 होता है। तो यहाँ पे आपको पता ही है, कार्बन क्या करता है, 4 हाइड्रोजन एटम के साथ ऐसे सिंगल कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन करता है इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। यानी कि सनलाइट की प्रेजेंस में यहाँ पे क्या होता है, हेलोजिनेशन रिएक्शन होती है, मतलब कि क्लोरीन की प्रेजेंस में ही रिएक्शन करता है। तो क्या होगा, ये जो एक हाइड्रोजन एटम है यहाँ से क्या हो जाता है भाई, सब्स्टिट्यूट हो जाता है, रिप्लेस हो जाता है किससे, क्लोरीन से। तो इसके प्लेस पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे ये 3 हाइड्रोजन तो एज इट इज़ रहेंगी और यहाँ पे क्या है, क्लोरीन आ गया। अब ये किसके प्लेस पे आया, हाइड्रोजन के प्लेस पे आया है। तो यहाँ पे एक क्लोरीन बची है और यहाँ पे हाइड्रोजन है, तो ये क्या है, साइड प्रोडक्ट बन जाते हैं। तो ये किसका एग्जांपल हो गया अभी, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एग्जांपल हो गया। नाउ वी हैव 3 डिफरेंट टाइप ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब हमारे पास ना 3 डिफरेंट टाइप की सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है डिपेंडिंग ऑन द अटैकिंग रिएजेंट, की अटैकिंग रिएजेंट कैसा है उसके बेसिस पे। जैसे अब देखो यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, नेक्स्ट है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड नेक्स्ट है रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसलिए मैंने आपको क्या बताए थे पहले, न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, फ्री रेडिकल क्या होता है। तो अब यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से हम क्या समझ रहे हैं कि इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूट करेगा। न्यूक्लियोफिलिक में क्या होगा भाई, न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूट करेगा। रेडिकल का मतलब यहाँ पे फ्री रेडिकल से है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फ्री रेडिकल भाई सब्स्टिट्यूट करेगा। अब इलेक्ट्रोफाइल वाली रिएक्शन में देखो भाई क्या होता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में अब ये क्लोरीन है, यहाँ पे ये क्या करती है, यहाँ पे Cl। अब मैं पूरा मैकेनिज्म नहीं डिस्कस कर रही हूँ यहाँ पे, वो पूरा मैकेनिज्म वाले पार्ट में चला जाता है, आपको थोड़ा सा बेसिक आइडिया दे रही हूँ। तो यहाँ पे दोनों कंबाइन करते हैं और कंबाइन करके क्या करते हैं, क्लोरीनियम आयन को प्रोड्यूस करते हैं। ये बनाएंगे, यहाँ पे Cl पॉजिटिव बनता है। अब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये क्या बन जाएगा भाई, इलेक्ट्रोफाइल बन जाएगा। अब ये इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे क्या है, बेंजीन पे जाके अटैक करता है। अब ये इस पर अटैक करेगा, तो आपको ये भी पता है बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है भाई, C6 होता है। अब ये भले ही आपको विजिबल ना हो, हम स्ट्रक्चर ऐसे बना देते हैं, बट यहाँ पे हर कार्बन के यहाँ पे क्या होती है, हाइड्रोजन होती है। तो ये जाके क्या है, रिंग पे अटैक करता है, क्लोरीनियम आयन। ये क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करेगा, ये दोनों आपस में मिक्स करके करते हैं। ये इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट करता है, वो इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे अटैक करेगा, यहाँ से हाइड्रोजन को क्या कर देता है, रिप्लेस कर देता है। और मतलब इसके प्लेस पे क्या आ जाएगा, क्लोरीन आ जाता है। ये क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल है तो यहाँ से कुछ जाएगा और यहाँ पे क्या है भाई, इसके प्लेस पे आ जाएगा, हाइड्रोजन के प्लेस पे। तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, प्रोडक्ट क्लोरोबेंजीन। आपको बस ऐसे 1-2 छोटे मोटे से एग्जाम्पल आने चाहिए। अगर आपको ऐसा क्वेश्चन में वो लिखने के लिए बोल दे या कुछ ऐसा पूछ ले, तो आप उसको एक्सप्लेन कर सको। ऊपर ऊपर से बेसिक सा आइडिया लेना है। नेक्स्ट है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होगा भाई, न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैकिंग रिएजेंट बनेगा। तो यहाँ पे आपके पास क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये ऐसे Na पॉजिटिव OH नेगेटिव होता है। यहाँ पे हाइड्रोक्सिल क्या है, हाइड्रोक्सिल किसका एग्जाम्पल है, न्यूक्लियोफाइल का। पीछे ही हमने देखा था, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज होती है, नेगेटिवली चार्ज या फिर वो न्यूट्रल होती है। अब यहाँ पे ये जो क्लोरीन है, यहाँ से ये अगर ऐसे बॉन्ड ब्रेक करता है, तो ये भी देखो, ये यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रोफाइल की तरह भी बन सकता है और ये न्यूक्लियोफाइल की तरह भी बन सकता है। तो अब ये क्या करेगा, इस क्लोरीन को यहाँ पे रिप्लेस कर देगा। ये क्या है, यहाँ पे किसकी वजह से हो रही है रिएक्शन, न्यूक्लियोफाइल की वजह से। ये इसके प्लेस पे जाएगा और यहाँ पे क्या है भाई, ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप आ गया और बाकी पूरा मॉलिक्यूल जो है वो एज इट इज़ है। और NaCl, यहाँ से सोडियम और ये Cl, ये ऐसे साइड प्रोडक्ट की फॉर्म में बाहर निकल गए हैं। तो इथाइल क्लोराइड ने रिएक्शन की सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो क्या बन गया भाई, यहाँ पे इथेनॉल बना है। और यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल ने आके सब्स्टिट्यूशन किया है, न्यूक्लियोफाइल ने सब्स्टिट्यूट किया है, तो इसीलिए हम इसे क्या बोल रहे हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नेक्स्ट क्या है भाई, रेडिकल रिएक्शन। नेक्स्ट क्या है, रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इन केस ऑफ यहाँ पे क्या होता है भाई, मैंने आपको क्या बताया था कि फ्री रेडिकल कैसे जनरेट होते हैं, होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज से। होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज का क्या मतलब है, यहाँ पे क्लोरीन ने अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया और इसने अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया। और जब आप फ्री रेडिकल वाली रिएक्शन का एरो शो करते हो ना कि एक ही इलेक्ट्रॉन लिया है, तो हम ऐसे सिंगल एरो से शो करते हैं। वैसे क्या होता है, डबल, मतलब दोनों साइड से ऐसे एरो होती है, यहाँ पे सिंगल ये ऐसे बना होता है।
उससे शो करता है। तो यहाँ पे क्लोरीन ने अपना एक एक इलेक्ट्रॉन लिया, तो यहाँ पे ऐसे 2 क्लोरीन फ्री रेडिकल बनते हैं जो रिएक्शन को आगे प्रोसीड करते हैं। अब यहाँ पे चेन इनिशिएशन स्टेप भी होता है, फिर यहाँ पे क्या होगा भाई, प्रोपेगेशन स्टेप भी होता है, देन यहाँ पे क्या होता है, टर्मिनल स्टेप भी होता है, बट हमें मैकेनिज्म डिस्कस नहीं करना है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, ये क्लोरीन रेडिकल जो बने हैं ये जाके यहाँ पे इस हाइड्रोजन के साथ क्या करते हैं भाई, यहाँ पे इसको डिस्प्लेस कर देते हैं, इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो ये क्या बन जाएगा यहाँ पे, क्लोरोमीथेन। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल ने सब्स्टिट्यूट किया, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल ने सब्स्टिट्यूट किया है, यहाँ पे रेडिकल ने सब्स्टिट्यूट किया है। आई होप आपको सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होती है, इसके कितने टाइप्स होते हैं और किस तरीके से ये रिएक्शन होती है, इसका बेसिक आइडिया समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अब हम डिस्कस करने वाले हैं एडिशन रिएक्शन। तो एडिशन रिएक्शन नाम से ही पता चल रहा है, मतलब कि कुछ ना कुछ ऐड हो रहा है। तो यहाँ पे क्या होता है, एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम क्या करते हैं अभी, अक्रॉस अ मल्टीपल बॉन्ड। अब मल्टीपल बॉन्ड में डबल बॉन्ड भी आते हैं, ट्रिपल बॉन्ड भी आते हैं, और मल्टीपल बॉन्ड वाले जो कंपाउंड होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, अनसैचुरेटेड कंपाउंड। तो यानी कि जब अनसैचुरेटेड कंपाउंड में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के अराउंड एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। तो ऐसी टाइप्स की रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं अभी, एडिशन रिएक्शन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास है यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH2, यह क्या होता है अभी, ये इथीन मोलिक्यूल होता है। ये क्या होता है, इथीन मोलिक्यूल होता है। इसमें जब आप हाइड्रोजनेशन करते हो, हाइड्रोजनेशन का क्या मतलब होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो यहाँ पे क्या होगा अभी, जो प्रोडक्ट बनता है वो एक, अब यहाँ पे 2 हाइड्रोजन एटम है, तो यहाँ से एक बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ से क्या होता है, एक बॉन्ड ब्रेक होता है, और ये ऐसे ऐसे एक एक इलेक्ट्रॉन जैसे मान लो फ्री होंगे। अब यहाँ पे क्या है, एक इलेक्ट्रॉन जैसे फ्री हुआ, तो एक इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ, तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन एटम है, ये भी अपना एक एक इलेक्ट्रॉन लेके ऐसे फ्री होंगे, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, CH3। मैं आपको पूरा मैकेनिज्म वाले तरीके से नहीं बता रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे इसको ऐसे मत क्रॉस क्वेश्चन करना कि भाई यहाँ पे ये मैकेनिज्म का स्टेप गलत है, ये गलत है। सिर्फ मैं आपको बेसिक सा एक आइडिया दे रही हूँ कि रिएक्शन कैसे प्रोसीड करती है, ठीक है, आपको जिससे याद हो जाए। मतलब कि जैसे हम बच्चों को समझाते हैं ना कि भाई किसी ने नहीं भी पढ़ा है, तो हम बच्चों को उनके लेवल के अकॉर्डिंग बताते हैं कि भाई उसको चीज़ें समझ में आ जाए एक बार। फिर जैसे जैसे स्टैंडर्ड बढ़ता जाता है उसी के अकॉर्डिंग उसकी जो कॉन्सेप्ट की डेप्थ होती है वो भी क्लियर होती जाती है। तो वैसे हम यहाँ पे एक बेसिक्स आइडिया ले रहे हैं जिससे आपको चीज़ें जो हैं वो मेमोराइज हो जाए। उस पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे मैं डिस्कस करूँगी, तो कहीं पे भी आप ऐसे पॉइंट आउट नहीं करना कि मैम आपने ये मैकेनिज्म का स्टेप ऐसे गलत बताया। मैं मैकेनिज्म डिस्कस नहीं कर रही, आपको रिएक्शन याद कराना मेरा पर्पज़ है, तो मैं बच्चों वाले तरीके से ही बता रही हूँ आपको। तो यहाँ पे क्या है, ये जैसे डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड में हमने क्या पढ़ा था, एक सिग्मा बॉन्ड होता है, एक पाई बॉन्ड होता है। तो पाई बॉन्ड जैसे वीक होता है, तो यहाँ पे क्या है, ये ब्रेक होगा, तो एक हाइड्रोजन एटम यहाँ पे और एक हाइड्रोजन एटम यहाँ पे आके ऐड हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा यहाँ पे CH3। तो ये क्या बन गया भाई, यहाँ पे इथेन बन गया। और ये जो यहाँ पे रिएक्शन हुई है, इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोजनेशन। क्या बोलते हैं भाई, हाइड्रोजनेशन। इसे हम आज की क्लास में अच्छे से डिस्कस भी करने वाले हैं। तो एडिशन रिएक्शन आ गई समझ में। अब एडिशन रिएक्शन के भी सेम वैसे ही टाइप होते हैं जैसे आपने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के देखे हैं। एक होता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, एक होता है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, और एक होता है फ्री रेडिकल वाला। तो यहाँ पे फ्री रेडिकल की वजह से रिएक्शन प्रोसीड होती है, यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल की वजह से, और यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल की वजह से। तो यहाँ पे अब क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में अब जैसे ये कोई भी अल्डिहाइड या फिर कीटोन का कंपाउंड है, तो अल्डिहाइड एंड कीटोन वाले कंपाउंड में क्या होता है, देखो ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू कार्बन। तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ऐसे पुल करेगा, ऑक्सीजन पे पार्शली नेगेटिव चार्ज, कार्बन पे पार्शली पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। अब यहाँ पे क्या है, कोई भी अटैकिंग रिएजेंट है, तो इसमें ये ऐसे डिनोट किया हुआ है कि यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल मतलब कि जो रिएक्टिव पार्ट है वो है। तो अब ये यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल वाला पार्ट है, तो अब ये तो इसके पास तो इलेक्ट्रॉन है भाई, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज तो होती है न्यूक्लियोफाइल, और यहाँ पे क्या बन गया, ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर बन गया, क्योंकि इसके ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो ये न्यूक्लियोफाइल जाके क्या है, यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो क्या ऐड हुआ है इस रिएक्शन में, न्यूक्लियोफाइल ऐड हुआ है भाई। यहाँ से क्या है, एक बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड है ना, तो एक बॉन्ड ब्रेक होगा, ऐसे यहाँ पे जाएगा, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बनेगा, यहाँ पे पॉजिटिव, तो एक बॉन्ड ब्रेक हुआ। जैसे बॉन्ड ब्रेक हुआ, वैलेंसी खाली होगी भाई, कार्बन टोटल 4 बॉन्ड बना सकता है। यहाँ पे देखो पहले उसने 4 ही बनाए हुए हैं, बट एक बॉन्ड ब्रेक होने से यहाँ पे वैलेंसी खाली होगी, 3 बॉन्ड रहेंगे, तो न्यूक्लियोफाइल आके आराम से क्या ऐड हो सकता है, मतलब कि बॉन्ड फॉर्मेशन कर सकता है। तो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल ऐड हो गया है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये हाइड्रोजन आ जाएगा, और मतलब इसके साथ ये जैसे H पॉजिटिव, और ये न्यूक्लियोफाइल पे नेगेटिव, तो ये H यहाँ पे चला गया, और ये क्या है अभी, न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे आके ऐड हो गया कार्बन पे। तो ये किसका प्रोडक्ट बन गया अभी, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का। सेम ऐसे हम यहाँ पे समझने वाले हैं कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में क्या होता है। तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में ऐसे देखो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होते हैं, और क्या होगा यहाँ पे HX है, जैसे हाइड्रोजन हैलाइड है, या फिर आप यहाँ पे सिंपल एग्जाम्पल भी ले सकते हो, जैसे H2 का एडिशन करा सकते हो, Br2 का एडिशन करा सकते हो, तो ये भी हो सकता है यहाँ पे।
तो इसमें आप HX का भी एग्जांपल ले सकते हो, मतलब कि ऐसे एग्जांपल है आपके पास HCl ऐड करा रहे हो या फिर आप HBr को एडिशन करा रहे हो यहाँ पे। तो अब क्या होगा यहाँ से, वही जो चीज़ मैंने आपको पीछे समझाई थी, यहाँ पे क्या है, ये पाई बॉन्ड ऐसे ब्रेक होगा, यानी कि यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, तो ये क्या है, ये आके इधर एक इस पे और एक इस पे ऐसे ऐड हो जाएंगे, जैसे यहाँ पे हेलोजन आ गया और एक ये H आ गया, तो ये क्या बन जाएगा यहाँ पे, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का एग्जांपल। नेक्स्ट है फ्री रेडिकल। तो यहाँ पे परोक्साइड जो होता है, परोक्साइड क्या करता है, यहाँ पे फ्री रेडिकल जनरेट करता है, जो जाके यहाँ पे क्या करेगा भी, रिएक्शन पे अटैक करता है, और फिर उसकी वजह से क्या बनता है भी, यहाँ पे फ्री रेडिकल मतलब मैकेनिज्म फॉलो होता है। इन शॉर्ट बस आपको थोड़ा सा मोटा मोटा समझना है कि HBr परोक्साइड की प्रेजेंस में यहाँ पे क्या होता है भी, ये प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है। देखो होना तो एडिशन ही है, यहाँ पे डबल बॉन्ड के अराउंड क्या हो रहा है, एडिशन ही हो रहा है। देखो यहाँ पे इस वाले कार्बन के पास क्या आ गई, ब्रोमीन आ गई, और ये कार्बन क्या था, CH था, क्योंकि इसने डबल बॉन्ड बना रखा था, तो यहाँ पे ऐसे बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये क्या बन जाएगा, CH2 बन जाएगा। बट यहाँ पे जो रिएक्शन को प्रोसीड करा रही है वो कौन है, यहाँ पे अटैकिंग एजेंट कौन है भाई, फ्री रेडिकल है, तो इसलिए हम इसे क्या बोल रहे हैं, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। नेक्स्ट हम रिएक्शन को डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज द एलिमिनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन क्या है अभी, एलिमिनेशन रिएक्शन। तो एलिमिनेशन रिएक्शन जो होती है उसमें क्या होता है, देखो सारी रिएक्शन के ना नाम से आपको बेसिक आइडिया पता चल रहा है कि उन रिएक्शन में हो क्या रहा है। सब्स्टिट्यूशन में रिप्लेसमेंट हो रहा है, और फिर हमने क्या देखा, एडिशन मतलब कि कुछ ऐड हो रहा है। एलिमिनेशन रिएक्शन है तो मतलब कि कुछ ना कुछ यहाँ से एलिमिनेट हो रहा है, बाहर निकल रहा है। तो एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, एटम्स एंड ग्रुप ऑफ एटम्स आर रिमूव फ्रॉम अ मॉलिक्यूल यूजली फॉर्मिंग अ डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। तो यहाँ पे क्या होता है अभी, एटम या फिर ग्रुप ऑफ एटम क्या होते हैं, रिएक्शन से रिमूव हो जाते हैं। अब यहाँ पे एक एग्जांपल आपको गिवन है इसी का, एलिमिनेशन रिएक्शन का, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। तो डी को समझो ऐसे कि डी का मतलब होता है रिमूवल, डी का मतलब होता है रिमूवल, हाइड्रो का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, हाइड्रोजन से, और हेलोजिनेशन मतलब कि यहाँ पे क्या मतलब हो गया, हेलोजन से। तो यहाँ पे रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हेलोजन, मतलब कि किसका रिमूवल हो रहा है, हाइड्रोजन और हेलोजन का रिमूवल हो रहा है, तो उसी रिएक्शन को हम क्या बोल रहे हैं, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। तो डीहाइड्रोहेलोजिनेशन में यहाँ पे आपने एग्जाम्पल लिया किसका भी, इथाइल ब्रोमाइड का। किसका एग्जाम्पल लिया है, ब्रोमो इथेन भी बोल सकते हैं, इथाइल ब्रोमाइड भी। तो आपने इसका एग्जाम्पल लिया, तो यहाँ पे मैं आपको इसे अलग से लिख के बताती हूँ समझाने के लिए, CH3CH2Br। तो अब इस रिएक्शन में क्या कराना है आपको, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड ब्रोमीन कराना है। तो यहाँ पे इस कार्बन के पास से तो क्या जाएगा, ब्रोमीन एलिमिनेट होगा, और इस कार्बन से यहाँ से क्या होगा, हाइड्रोजन जाएगा। तो अब देखो यहाँ से जब ये कार्बन की वैलेंसी देखो, पहले सारे मतलब दोनों जो कार्बन एटम यहाँ पे, दोनों कार्बन एटम की वैलेंसी चेक करो पहले। इस कार्बन ने टोटल 4 बॉन्ड बना रखे, एक इसके साथ, एक ये, और 2 हाइड्रोजन के साथ। सेम ऐसे इस कार्बन ने यहाँ पे 3 हाइड्रोजन के साथ बना रखे, और एक ये दूसरा कार्बन के साथ बॉन्ड बन रहा है यहाँ पे। तो दोनों कार्बन एटम की वैलेंसी कंप्लीट है। अब यहाँ से ये ब्रोमीन एलिमिनेट होगा। अब ये ब्रोमीन एलिमिनेट होगा तो यहाँ पे इस कार्बन की वैलेंसी कितनी रह गई, मतलब 3 हो गई ना। मतलब वैलेंसी तो 4 ही है, बट कहने का मतलब है कि 3 बॉन्ड यहाँ पे फॉर्म कर रहा है, एक वैलेंसी खाली रह गई। अब यहाँ पे ये जो कार्बन है ये क्या करेगा, एक हाइड्रोजन एटम यहाँ से मतलब एक हाइड्रोजन एटम का यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा। तो यहाँ से एक हाइड्रोजन एटम का बॉन्ड ब्रेक करने से इस कार्बन की भी एक वैलेंसी खाली रह गई। 3 तो उसने यूज़ कर रखी है भाई, पहले उसने कितनी बना रखी थी, 3 हाइड्रोजन के साथ, एक कार्बन के साथ। अब यहाँ से वो एक कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक कर देगा, और बॉन्ड को ब्रेक करने से क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक वैलेंसी खाली हो जाएगी। अब यहाँ पे एक वैलेंसी इस कार्बन की खाली हो गई, और एक वैलेंसी ये वाले बॉन्ड ब्रेक होने से यहाँ से खाली हो गई। तो ये जो वैलेंसी खाली हुई है, यानी कि 4th इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे क्या हो गए वे फ्री हो गए, वो क्या करेंगे यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेंगे। समझाने के लिए बता रही हूँ, मैं फिर से बता रही हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि जैसा मैं बोलूँ यहाँ पे मैकेनिज्म भी सेम स्टेप्स को फॉलो करता हो, ठीक है। रिएक्शन मैकेनिज्म डिस्कस नहीं कर रहे हम यहाँ पे। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगी, तो ये बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2। देखो जैसे बिल्कुल ओपन स्ट्रक्चर करके अगर आपको समझाऊँ मैं यहाँ पे, तो ये CH3 ऐसे करके यहाँ पे बना हुआ है CH2। यहाँ पे Br बना देते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो यहाँ से बेसिकली ये वाला बॉन्ड ब्रेक हुआ है, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हुआ है, और बॉन्ड ब्रेक करके यहाँ से क्या है, ये HBr चला जाएगा। अब जब ये बॉन्ड ब्रेक हुआ है, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ है, कार्बन तो टेट्रावेलेंट होता है, तो इसने तो 3 ही बॉन्ड बना रखे हैं, 1 2 3, और सेम ऐसे यहाँ पे 1 2 एंड ये कौन सा है, 3rd वाला बॉन्ड है। तो यहाँ पे वैलेंसी तो खाली है, तो ये क्या करते हैं आपस में शेयर करके 4th इलेक्ट्रॉन, यानी कि क्या करेंगे भी, यहाँ पे डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो ये किसकी प्रेजेंस में होती है रिएक्शन भी, अल्कोहलिक क्लीवेज
की प्रेजेंस में होती है, एक्वस KOH की प्रेजेंस में अलग टाइप की रिएक्शन होती है वहाँ पे, ठीक है। तो ये अल्कोहलिक KOH आपको कंडीशन याद रखनी है इस रिएक्शन के एग्जांपल में कि एलिमिनेशन होगा कि कितने टाइप की एलिमिनेशन रिएक्शन होती है। जैसे आपने सब्स्टिट्यूशन में पढ़ा, फिर एडिशन में पढ़ा, तो यहाँ पे इसी तरीके से 3 डिफरेंट टाइप की एलिमिनेशन रिएक्शन को हम देखने वाले हैं। वन होती है अल्फा एलिमिनेशन, सेकेंड है बीटा एंड थर्ड है यहाँ पे गामा एलिमिनेशन। तो अब इनका क्या मतलब है अल्फ़ा बीटा एंड गामा का। तो अल्फ़ा एलिमिनेशन को हम सबसे पहले देखते हैं। तो अल्फ़ा एलिमिनेशन में क्या होता है, जब भी लॉस ऑफ एटम या फिर ग्रुप, ठीक है, लॉस ऑफ एटम या ग्रुप का जब भी लॉस होता है वो अगर सेम एटम से हुआ है, कहाँ से होता है, सेम एटम से होता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, अल्फ़ा एलिमिनेशन बोलते हैं। और अगर एडजेसेंट एटम से होगा, कहाँ पे होता है भी, अगर एडजेसेंट एटम पे होता है, एडजेसेंट कार्बन एटम्स के वहाँ से क्या है एलिमिनेशन हुआ है, ग्रुप ऑफ एटम का लॉस हुआ है या फिर एटम का लॉस हुआ है, तो वो यहाँ पे क्या बन जाएगा भी, बीटा एलिमिनेशन। क्या बन जाएगा, बीटा एलिमिनेशन, अगर एडजेसेंट से होता है। एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पे, एग्जाम्पल से क्लियर होगा। एग्जाम्पल लिया आपने यहाँ पे, जैसे ये कार्बन है, ये क्लोरीन है, यहाँ पे ऐसे 2 अल्काइल ग्रुप्स लगे हुए हैं। तो अब देखो कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट है या नहीं है। अभी कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट नहीं है, तो यहाँ पे आपको हाइड्रोजन लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपने हाइड्रोजन लगा दिया। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होता है भी, पहले ये हाइड्रोजन गया, ठीक है, पहले ये सॉरी हाइड्रोजन इधर बनाया ना, ये हाइड्रोजन यहाँ से एलिमिनेट हुआ। तो हाइड्रोजन एलिमिनेट होने से यहाँ पे क्या बन गया अभी, R2। इसे मैंने ये ओपन करके लिखा था, यहाँ पे कंडेंस फॉर्म में लिख रही हूँ। यहाँ पे क्या आ जाएगा C, और देन क्या आ जाएगा यहाँ पे क्लोरीन। अब अगर मान लो सेम ही कार्बन एटम से क्या हो जाए, यहाँ पे क्लोरीन भी चला जाए, मतलब कि हाइड्रोजन भी चला गया, क्लोरीन भी चला गया, तो सेम ही कार्बन एटम से लॉस हुआ है भाई। इसी कार्बन एटम से तो बॉन्डेड था, इसी कार्बन एटम से तो देखो सारे ग्रुप्स लगे हैं, और इसी कार्बन एटम से क्लोरीन भी चला गया, हाइड्रोजन भी चला गया। तो यहाँ पे क्या बनेगा, R2C, और यहाँ पे क्या है, 2 ऐसे इलेक्ट्रॉन आएंगे। यहाँ पे क्या है भी, 2 वैलेंसी खाली हुई है ना, एक यहाँ से एक यहाँ से, तो ऐसे क्या है ये बनेगा। तो ये क्या है अभी, किसका एग्जाम्पल है ये, इसे हम बोलते हैं कार्बिन। ये किसका एग्जाम्पल होता है, कार्बिन का। इस कंपाउंड का नाम क्या होता है अभी, कार्बिन होता है। तो जब भी सेम एटम से क्या होता है अभी, लॉस ऑफ एटम या फिर ग्रुप ऑफ एटम का लॉस होता है, तो उस टाइप की रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं अभी, अल्फा एलिमिनेशन। क्या बोलते हैं, अल्फा एलिमिनेशन। अब अल्फा हम किस बेसिस पे बोल रहे हैं, जिस भी कार्बन एटम से फंक्शनल ग्रुप सब्स्टिट्यूट होगा या फिर कोई सब्स्टिट्यूएंट लगा होगा, तो उसी वाले कार्बन को हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, अल्फा। जैसे अब ये वाला जो कार्बन है, अब यहाँ पे जो R पार्ट हैंगे, ये भी तो यहाँ पे कार्बन की ही चेन है, ये भी तो कार्बन की चेन है। अल्काइल R पार्ट क्या शो कर रहे होते हैं, कार्बन की चेन को ही शो कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे भी कार्बन है, यहाँ पे भी कार्बन है, बट इसी कार्बन से एलिमिनेशन हुआ है, तो इसलिए हम इसे क्या बोल रहे हैं, अल्फा एलिमिनेशन। और इसी कार्बन को हमने अल्फा क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पे जो सब्स्टिट्यूएंट लगा है, यानी कि क्लोरीन जो अटैच है डायरेक्टली, वो कौन से कार्बन एटम से है, इसी वाले कार्बन एटम से है। तो इसको क्या बोलेंगे हम, अल्फा कार्बन बोलेंगे। नेक्स्ट क्या है, बीटा एलिमिनेशन। तो बीटा एलिमिनेशन में हम पहले मॉलिक्यूल बनाते हैं, जिसमें से हम बीटा एलिमिनेशन कराएंगे। फॉर एग्जाम्पल CH3, CH2, CH एंड CH2 एंड Br। और यहाँ पे CH2 होना चाहिए, देखो कार्बन की वैलेंसी के अकॉर्डिंग कितना होना चाहिए, CH2, बट यहाँ पे एलिमिनेशन को शो करने के लिए यहाँ पे मैंने हाइड्रोजन को अलग करके लिख दिया। जैसे ये CH2 था, तो मैंने ये कैसे कर दिया, CH एंड CH ऐसे लिख दिया है, बस इसको, है ये अभी भी CH2। अब ये वाला कार्बन क्या बनेगा, अभी मैंने आपको बताया, जिस भी कार्बन से डायरेक्टली कोई फंक्शनल ग्रुप या फिर सब्स्टिट्यूएंट बॉन्डेड होता है, अटैच होता है, दैट इज़ द अल्फा कार्बन। तो ये बनेगा यहाँ पे ये वाला कार्बन अल्फा, और ये बनेगा बीटा। तो बीटा कार्बन में बीटा एलिमिनेशन में क्या होता है, एडजेसेंट पोजीशन से, अल्फा एंड बीटा पोजीशन से यहाँ पे क्या होता है, जो एटम्स होते हैं उनका लॉस होता है। तो यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक करेगा, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करेगा, और ये क्या बन जाएगा, HBr, यहाँ से एलिमिनेट हो गया। ये क्या भी यहाँ से HBr एलिमिनेट हो गया। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो गया, दैट इज CH3, CH2, CH। एक बॉन्ड यहाँ पे ऑलरेडी था, और एक बॉन्ड यहाँ से और एक बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होने से इस वजह से क्या है, यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा। तो ये क्या बन गया, CH2। नेक्स्ट अब हम डिस्कस करने वाले हैं कि गामा एलिमिनेशन क्या होता है। तो गामा एलिमिनेशन में क्या होगा, जो भी लॉस ऑफ एटम होता है या फिर ग्रुप का लॉस होता है, वो कहाँ से होता है अभी, वो अल्फा एंड गामा पोजिशन से होता है। तो अब जैसे ये अल्फा पोजिशन थी, ये बीटा थी, तो ये क्या बन जाएगी यहाँ पे, गामा पोजिशन। क्या बन जाएगी भाई, गामा पोजिशन। तो जब अल्फा एंड गामा पोजिशन से एलिमिनेशन होता है, लॉस ऑफ एटम होता है, तो ऐसे रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, गामा एलिमिनेशन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लो आपके पास यहाँ पे कोई इस टाइप का कोई कंपाउंड है, ये कार्बन है, यहाँ पे ये कार्बन है और ये कार्बन है। अब हमें पता है कार्बन क्या होता है, टेट्रावेलेंट होता है। तो ये कार्बन ने 2 बॉन्ड तो ऑलरेडी बना रखे हैं, तो यहाँ पे ये वाले कार्बन के 4 बॉन्ड कैसे बनेंगे, जब मैं ऐसे 2 बना दूंगी। इस कार्बन ने भी यहाँ पे देखो कितना बॉन्ड बना रखा है, 1। तो यहाँ पे 2 बॉन्ड मैंने ये ऐसे बना दिए, और यहाँ पे ब्रोमीन बना दिया। सेम ऐसे ही यहाँ पे आपने क्या किया, ये 2 कार्बन और ये यहाँ पे आपने ब्रोमीन बना दिया। अब मैं एलिमिनेशन को शो करने के लिए मॉलिक्यूल को इस टाइप से लिखा है, यहाँ पे रिप्रेजेंट
प्रेजेंट किया है। तो अब ये मान लो यहाँ पे अल्फ़ा पोजीशन है, भाई सब्स्टिट्यूएंट यहाँ भी लगा है, यहाँ पे भी लगा है, तो आप यहाँ भी अल्फ़ा बोल सकते थे, यहाँ भी। तो ये अल्फ़ा है, ये बीटा है एंड ये गामा पोजीशन है। तो अब क्या होगा, अल्फ़ा एंड गामा पोजीशन से क्या है, यहाँ पे ब्रोमीन एलिमिनेट हो जाएगा। अब यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हुआ है, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हुआ है। अब यहाँ पे तो एक बॉन्ड ऑलरेडी क्या था, प्रेजेंट था, और फिर यहाँ से मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो रहा था, मतलब एटम्स एलिमिनेट हो रहे थे, तब आपने उसको डबल बॉन्ड बनाया था। बट इन केस ऑफ यहाँ पे देखो, यहाँ से क्या है, ये ओपन स्ट्रक्चर ही है, तो जब यहाँ से ऐसे बॉन्ड ब्रेक होगा ना, तो ये रिंग क्लोज हो जाएगी। मतलब रिंग क्या है, ये मॉलिक्यूल जो है क्लोज स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाएगा, पहले ये रिंग नहीं है। तो ये जो कंपाउंड बनेगा यहाँ पे कुछ इस टाइप से बन जाएगा, जैसे कार्बन कार्बन की वैलेंसी ऐसे, ये फिर यहाँ पे कार्बन आया, ये कार्बन आया, तो यहाँ से ये दोनों बॉन्ड ब्रेक होने की वजह से यहाँ पे क्या है, बॉन्ड फॉर्मेशन होगी। और बॉन्ड फॉर्मेशन होने से ये क्या, कैसा स्ट्रक्चर बन जाएगा, रिंग लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगा, क्लोज स्ट्रक्चर बन गया। और ये जो कार्बन है ये ऐसे रहेंगे। तो ये किस टाइप की रिएक्शन हो गई भाई, गामा एलिमिनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट अब हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं रीअरेंजमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट क्या है भाई, रीअरेंजमेंट। अगेन आपको नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ पे क्या है भाई, कुछ ना कुछ रीअरेंजमेंट करना है, ठीक है। यानी कि अरेंजमेंट को, एक पहले से आपने कोई मतलब पैटर्न बना रखा है, किसी तरीके से एटम्स को मॉलिक्यूल के अंदर मतलब मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है किसी भी तरीके से, आपने उसको क्या कर दिया, रीअरेंज कर दिया। तो रीअरेंजमेंट रिएक्शन क्या होती है, माइग्रेशन ऑफ एटम और अ ग्रुप फ्रॉम वन एटम टू अनदर विद इन द सेम मॉलिक्यूल। यानी कि यहाँ पे आपको माइग्रेशन ऐसा नहीं कराना होता कि एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल में कराना है, सेम मॉलिक्यूल के अंदर ही माइग्रेशन होता है, सेम मॉलिक्यूल के अंदर ही यहाँ पे क्या होता है, रीअरेंजमेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक एग्जाम्पल देखते हैं। आपके पास कोई एक कंपाउंड है, मॉलिक्यूल है CH3C, यहाँ पे CH3 है, यहाँ CH2 और यहाँ पे OH ग्रुप लगा है, अल्कोहल ग्रुप, एंड ये यहाँ पे भी मिथाइल ग्रुप लगा है। सारे कार्बन एटम की वैलेंसी कंप्लीट है। इस मॉलिक्यूल का कंपाउंड का नाम क्या बनेगा भाई, देखो 3 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन बनेगी। आपको नोमेनक्लेचर में क्या करना होता है, लॉन्गेस्ट चेन को आइडेंटिफाई करना होता है, इंक्लूडिंग द फंक्शनल ग्रुप और सब्स्टिट्यूएंट, यानी कि जिसमें सब्स्टिट्यूएंट भी और फंक्शनल ग्रुप भी क्या हो, इंक्लूड हो। और साथ ही साथ इस तरीके से आपको इंक्लूड करने हैं कि उनको कम नंबरिंग भी मिले। तो यहाँ पे जो फंक्शनल ग्रुप है अल्कोहल है, तो यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे 1 2 3, तो ये नंबरिंग हो गई। 3 कार्बन की चेन हो गई। सेकेंड पोजीशन पे 2 मिथाइल ग्रुप एज ए सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं। अल्कोहल यहाँ पे क्या है भी, फंक्शनल ग्रुप है, तो यहाँ पे अगर आप इसका आयोपैक नोमेनक्लेचर करते हो तो क्या बन जाएगा, 2 2। आपको क्या करना होता है, पोजीशन मेंशन करनी होती है, तो क्या बन जाएगा 2 2। सेकेंड पोजीशन पे प्रेजेंट है ना, तो 2 2 डाई मिथाइल, जो भी ग्रुप प्रेजेंट होते हैं उसको लिखते हैं 2 2 डाई मिथाइल। 3 कार्बन की चेन है तो प्रोप आएगा, प्रोपेन। और यहाँ पे क्या है, फर्स्ट ही पोजीशन पे अल्कोहल ग्रुप लगा हुआ है तो 1 ओल। तो ये इसका क्या हो गया, आयोपैक नोमेनक्लेचर हो गया। तो जब आप इसकी रिएक्शन कराते हो किसके साथ, कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ, कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो यहाँ पे क्या होगा, पहले ये वाला जो अल्कोहल है ना, इसके पास क्या है भी, प्रोटॉन जाता है, तो यहाँ पे क्या करता है, प्रोडक्ट बनाता है CH3C, यहाँ पे इसको C ही रहने देते हैं, CH3 और ये CH3 और यहाँ CH2, और ये क्या बन जाएगा, यहाँ पे हाइड्रोन ये आ जाएगा, ठीक है, OH2 पॉजिटिव, ये यहाँ पे ऐसे बन गया। अब इस केस में क्या होगा, यहाँ से ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, ऑक्सीजन है इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और उसके ऊपर आ गया क्या, पॉजिटिव चार्ज, तो ये अनस्टेबल होता है, स्टेबल नहीं होता। तो यहाँ से क्या है, बॉन्ड ऐसे ब्रेक करेगा, और बॉन्ड ब्रेक करने के बाद यहाँ पे क्या बनेगा, CH3 बाकी पूरा मॉलिक्यूल है वो एज इट इज़ रहेगा। तो एज ए वाटर मॉलिक्यूल ये तो एलिमिनेट हो गया, बट कार्बन के एक इलेक्ट्रॉन को ले गया, तो इस कार्बन के ऊपर कैसा चार्ज आएगा, फिर पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि ये क्या बन गया, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो यहाँ पे ये जो बना है ये क्या होता है, प्राइमरी कार्बोकटायन। क्या होता है, प्राइमरी कार्बोकटायन। अभी इसे नाम से याद रखो कि कार्बोकटायन क्या होता है। अभी मैंने आपको पीछे भी बताया था कि ये रिएक्शन क्या होते हैं, अभी इंटरमीडिएट होते हैं, बट मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगी कि ये प्राइमरी क्या होता है, सेकेंडरी क्या होता है, टर्शरी क्या होता है। एक बार सारे टाइप ऑफ रिएक्शन को पढ़ लें उसके बाद। तो देखो यहाँ पे क्या है भाई, ये बन गया प्राइमरी कार्बोकटायन। तो अब ये रीअरेंज होगा, क्या है भाई, ये रीअरेंज होगा। ये जो होता है ना, ये अनस्टेबल होता है। सबसे ज़्यादा स्टेबल कार्बोकटायन कौन सा होता है, टर्शरी, देन होता है सेकेंडरी एंड देन होता है प्राइमरी। तो यहाँ पे प्राइमरी वाला तो सबसे कम होता है। अगर इसके पास मॉलिक्यूल के पास पॉसिबिलिटी है कि ये खुद को रीअरेंज कर सकता है इन स्टेबल मॉलिक्यूल, यानी कि अपने से ज़्यादा स्टेबल मॉलिक्यूल को ये बना सकता है, तो वो प्रेफर करेगा कि फिर मैं स्टेबिलिटी की तरफ जाऊँ, कोई भी अनस्टेबल तो रहना नहीं चाहेगा। तो ये क्या प्रेफर करेगा कि अगर ये सेकेंडरी या टर्शरी में रीअरेंज हो सकता है ना, तो रीअरेंज हो जाए। तो ये क्या करता है, यहाँ से ये जो मिथाइल वाला ग्रुप रहता है ये यहाँ से शिफ्ट हो जाता है, रीअरेंज होगा, ये इधर हो जाएगा। तो अब ये जो मॉलिक्यूल है ये कुछ ऐसा बन जाएगा, CH3 और ये वाला CH2 तो एज इट इज़,
और ये जो मिथाइल वाला पार्ट था ये यहाँ पे ऐसे बॉन्ड बना लेगा। तो अब कार्बन कहाँ से गया है, इस वाले कार्बन से। ये जो मिथाइल ग्रुप था ये कहाँ से गया है, इस वाले कार्बन से। तो इसके ऊपर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि कार्बन की देखो कितनी वैलेंसी है। चेक करो यहाँ पे कार्बन ने कितने बॉन्ड बना रखे हैं, 1 2 एंड 3। तो कार्बन तो टेट्रावेलेंट है, यानी कि यहाँ पे क्या है, ये जब इसका लेके चला गया, यानी कि इसका इलेक्ट्रॉन को लेके चला गया यहाँ पे, ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हुआ है, तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बन जाएगा। तो ये क्या है, यहाँ पे टर्शरी कार्बोकेटाइन है। ये क्या बन गया यहाँ पे, टर्शरी कार्बोकेटाइन। और अभी मैंने आपको बताया टर्शरी कार्बोकेटाइन क्या होता है, ज़्यादा स्टेबल होता है। तो ये मॉलिक्यूल के अंदर क्या हो गया, रीअरेंजमेंट हो गया। क्या हो गया अभी, यहाँ पे रीअरेंज हो गया। तो ऐसे टाइप की रिएक्शन जहाँ पे रीअरेंजमेंट होता है उसे हम क्या बोलते हैं अभी, रीअरेंजमेंट रिएक्शन बोलते हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन को देखते हैं अभी, आइसोमेराइजेशन रिएक्शन। तो आइसोमेराइजेशन रिएक्शन क्या होती है अभी, आइसोमेराइजेशन रिएक्शन में हम कैसे डिफाइन करेंगे इसे, कि कंपाउंड इज कन्वर्टेड इनटू अनदर कंपाउंड हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। यानी कि ऐसे रिएक्शन जिनके अंदर क्या होता है अभी, वो अपने आइसोमेरिक फॉर्म में ही चला जाता है। क्या होता है अभी, जिसमें वो आइसोमेरिक फॉर्म में ही चला जाता है। जैसे एक एग्जांपल यहाँ पे आपको दिया गया है, ये क्या है अभी, एनहेक्सेन है। क्या है आपके पास, एनहेक्सेन है। और यहाँ पे जब आप एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड और HCl की प्रेजेंस में यहाँ पे रिएक्शन कराते हो, तो एनहेक्सेन, हेक्स का मतलब क्या होता है 6, तो यहाँ पे एन का मतलब क्या होता है, और स्ट्रेट चेन। तो यहाँ पे ये जो कंपाउंड आपको दिया हुआ था ये स्ट्रेट चेन का कंपाउंड था। ऐसे ये यहाँ पे कंडेंस फॉर्म में लिखा हुआ है। तो CH2 CH2 CH3, देखो 6 कार्बन की चेन बन गई, स्ट्रेट लॉन्ग चेन हो गई। ये ऐसा था। अब इसने क्या किया, यहाँ पे एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड और HCl की प्रेजेंस में यहाँ पे आइसोमर बना लिए इसके। तो आइसोमर इसके कैसे बन सकते हैं, 5 कार्बन वाले बन सकते हैं, 4 कार्बन वाले बन सकते हैं। तो यहाँ पे जो मेजर प्रोडक्ट होता है आइसोमर में हम वही शो करते हैं। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, देखो 5 कार्बन वाले बन गए, ध्यान से देखो 1 2, और यहाँ पे देखो CH2 का ट्वाइस लिखा है, तो मतलब कि यहाँ पे 2 कार्बन है। तो 2 कार्बन है, मतलब यहाँ पे 3 एंड 4, और ये 5th कार्बन हो गया। तो 5 कार्बन की चेन है, और सेकंड कार्बन पे क्या आ गया, मिथाइल ग्रुप आ गया। तो आइसोमर यही तो होते हैं। आइसोमर में क्या होता है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट अरेंजमेंट होता है ना, डिफरेंट स्ट्रक्चर होता है। तो वही तो हुआ है यहाँ पे, ये एनहेक्सेन है। इसमें आप कैसे आइसोमर बना सकते हो इसके, ये 5 कार्बन की चेन बन जाएगी। तो ऐसे 5 कार्बन की चेन हो गई, और यहाँ पे ये ग्रुप लग गया। तो ये क्या बन गया, यहाँ पे 2 मिथाइल पेंटेन बन गया। ऐसे यहाँ पे क्या पॉसिबिलिटी है कि 3 मिथाइल पेंटेन बना ले, तो ये बन गया। ऐसे ही नेक्स्ट और 4 वाले भी बन सकते हैं, बट जो मेजर प्रोडक्ट होते हैं हम उन्हीं को ही मेंशन करते हैं यहाँ पे। सेम ऐसी और भी एग्जांपल हो सकते हैं, CH3 CH2 CH2 CH3। ये क्या है अभी, यहाँ पे ब्यूटेन है, 4 कार्बन का कंपाउंड है। ये क्या करेगा, ये 3 कार्बन वाली यहाँ पे क्या करता है, आइसोमर प्रोडक्ट बना लेता है, CH3 CH3, और यहाँ पे क्या है, ये CH आ जाएगा। तो ये भी रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में होती है भी, एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड की प्रेजेंस में ही रिएक्शन होती है। नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन डिस्कस करते हैं अभी, क्या है, पॉलीमराइजेशन। तो पॉलीमराइजेशन, पॉलीमर तो आपके सिलेबस में भी है, पॉलीमर टॉपिक तो आपके सिलेबस में भी है, तो ये तो सभी को पता ही होगा क्या होता है अभी। ऐसी रिएक्शन जिसमें स्मॉल मॉलिक्यूल्स को हम क्या बोलते हैं, मोनोमर्स। यानी कि सबसे स्मॉलेस्ट जो पार्ट होता है, सबसे स्मॉलेस्ट जो यूनिट होती है, बेसिक यूनिट होती है, वो क्या होती है, मोनोमर होती है। तो जब स्मॉल मॉलिक्यूल्स बहुत सारे क्या करते हैं कि मोनोमेरिक यूनिट कंबाइन करती है, और कंबाइन करके एक लार्ज मॉलिक्यूल बना लेती है, तो उसे हम बोलते हैं पॉलीमर। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपके पास क्या है, n नंबर ऑफ इथीन मॉलिक्यूल है, यानी कि बहुत सारे इथीन मॉलिक्यूल्स हैं, और वो कंबाइन करते हैं, और कंबाइन करके क्या फॉर्म कर लेते हैं अभी, पॉलीथीन। क्या बन गया यहाँ पे, ये पॉलीथीन की फॉर्मेशन हो गई है। तो किसका एग्जाम्पल हो गया अभी, पॉलीमराइजेशन रिएक्शन का। और यहाँ पे क्या है, ये जो बॉन्ड होता है ना, ये कैसा हो जाता है अभी, सिंगल बॉन्ड हो जाता है। जब आप पॉलीमराइजेशन प्रोडक्ट लिखते हो ना, तो यहाँ पे आपको ऐसे ब्रैकेट मेंशन करनी होती है, डबल का सिंगल बन जाता है, सिंगल बॉन्ड का डबल बॉन्ड हो जाता है, और यहाँ पे ये ऐसे रिएक्शन पे कट लगाना होता है, और यहाँ पे ये एन से ऐसे मेंशन करते हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन देखते हैं अभी, कंडेंसेशन रिएक्शन। तो कंडेंसेशन रिएक्शन से क्या मतलब होता है, कंडेंसेशन रिएक्शन ऐसी रिएक्शन होती है जब रिएक्शन होने से कुछ ना कुछ स्मॉल मॉलिक्यूल क्या होता है, वहाँ से एलिमिनेट होता है। कंडेंसेशन का क्या मतलब है, देखो 2 और मोर मॉलिक्यूल ऑफ सेम और डिफरेंट रिएक्टेंट, यानी कि जब रिएक्टेंट सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, बट वो जब आपस में कंबाइन करते हैं और कंबाइन करके प्रोडक्ट को बनाएंगे, और उसमें से क्या होता है, विद और विदाउट एलिमिनेशन सिंपल मॉलिक्यूल कोई भी रिएक्शन प्रोसीड होती है, तो उसे हम बोलते हैं कंडेंसेशन। एग्जाम्पल से ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, एग्जाम्पल ही देखते हैं हम डायरेक्ट। C6H5CHO, यहाँ पे ये क्या होता है अभी, डबल बॉन्ड होता है, कार्बोनिल ग्रुप होता है। मैं इसे ओपन करके ही बनाती हूँ, नहीं तो फिर डाउट होगा। तो बेंजल्डिहाइड क्या होता है, C6H5, और आपको पता ही है कार्बोनिल ग्रुप हम कैसे बनाते हैं, ये C डबल बॉन्ड OH। ये कौन सा ग्रुप है भी, अल्डिहाइड ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है, अल्डिहाइड ग्रुप है।
और साथ में ये रिएक्शन करता है किसके साथ, एनिलीन के साथ। तो एनिलीन क्या होती है, एनिलीन होती है रिंग के ऊपर, जब बेंजीन रिंग के ऊपर क्या लगा होता है, NH2 ग्रुप लगा होता है। तो आप इसे ऐसे लिखो ताकि आपको एलिमिनेशन समझ में आए यहाँ पे N, और ये क्या आ जाएगा C6H5, कि भी ये बेंजीन रिंग है, इसके ऊपर NH2 ग्रुप लगा है। तो होता क्या है यहाँ पे, स्मॉल मॉलिक्यूल एलिमिनेट होता है। तो यहाँ से ऑक्सीजन और यहाँ से ये दोनों हाइड्रोजन, ये ऐसे एलिमिनेट हो जाते हैं। मतलब और क्या करते हैं यहाँ पे, प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करते हैं। अब यहाँ पे डबल बॉन्ड था तो ये डबल बॉन्ड और 2 हाइड्रोजन जाएंगे, और डबल बॉन्ड यहाँ पे क्या था, ऑक्सीजन था। तो यहाँ पे फॉर्मेशन भी कैसी होगी, डबल बॉन्ड की ही होगी। CH ये एज इट इज़ रहेगा, और यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ नाइट्रोजन, और ये क्या आ जाएगा इधर C6H5 प्लस में यहाँ से क्या एलिमिनेट हुआ है अभी, वाटर मॉलिक्यूल। आप चाहो तो इसे यहाँ भी लिख सकते हो, और एरो पे भी ऐसे माइनस साइन लगा के शो कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या प्रोडक्ट बन गया है अभी, बेंजाइलिडीन एनिलीन। क्या बन गया है, बेंजाइलिडीन एनिलीन। कंबाइन किया, कंबाइन करके यहाँ से क्या, स्मॉल मॉलिक्यूल्स एलिमिनेट हो गए। अभी स्मॉल मॉलिक्यूल्स क्या हो सकते हैं, वाटर हो सकता है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन ऐसी गैसेज हो सकती हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड। ऐसे मॉलिक्यूल जब 2 रिएक्टेंट को कंबाइन करने से एलिमिनेट होते हैं, अमोनिया एलिमिनेट हो सकता है। तो ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं अभी, कंडेंसेशन रिएक्शन कहते हैं। तो यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है टाइप्स ऑफ रिएक्शन। नाउ वी विल डिस्कस द नेक्स्ट पार्ट, ये हमारा सेकंड टॉपिक है। तो हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, एज द नेम सजेस्टेड, हाइड्रोकार्बन के ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जिसमें क्या है अभी, कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट होते हैं, सैचुरेटेड होते हैं। ऐसे हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स जिनके पास क्या होता है, ओनली कार्बन कार्बन सिंगल क्या होता है अभी, बॉन्ड प्रेजेंट होता है। और इसके एग्जांपल क्या बन सकता है, अल्केन्स। कार्बन कार्बन, अब जैसे यहाँ पे मिथेन है, मिथेन है, इथेन है, तो इन सब में क्या होता है, मिथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, ये सब किसके एग्जांपल बन जाएंगे भी, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के। क्योंकि यहाँ पे क्या प्रेजेंट है भी, ओनली सिंगल बॉन्ड ही प्रेजेंट है, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड प्रेजेंट है। अल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+2। इसको हमने लास्ट क्लास में डिस्कस भी किया था। नेक्स्ट क्या है भी, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जहाँ पे क्या है, मल्टीपल बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं, यानी कि कार्बन कार्बन एटम के बीच में या तो डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा या फिर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या है भी, फर्दर 2 कैटेगरी में कैटेगराइज हो सकते हैं। वन इज अल्कीन एंड सेकेंड इज अल्काइन। तो जो अल्कीन होते हैं, वहाँ पे क्या होता है भी, डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। अल्कीन में क्या होता है भी, डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, एटलीस्ट एक डबल बॉन्ड तो होना ही चाहिए। इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n। नेक्स्ट है अल्काइंस। अल्काइन में भी क्या होता है, मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। कौन सा मल्टीपल बॉन्ड भाई, ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है यहाँ पे, ये होता है, और इसका जो जनरल फॉर्मूला होता है वो ये होता है। नेक्स्ट टाइप ऑफ जो हाइड्रोकार्बन होते हैं वो होते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स कौन से होंगे, जिनमें बेंजीन रिंग स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, यानी कि जिनके पास क्या होती है भी, ऐसे कंपाउंड्स हाइड्रोकार्बन जहाँ पे बेंजीन रिंग प्रेजेंट होती है, उन्हें हम बोलेंगे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। और सबसे कॉमन इसका जो एग्जांपल है वो क्या होता है भी, सबसे कॉमन एग्जांपल इसका बेंजीन है। और बेंजीन में क्या होता है, ऑल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। और 6 कार्बन एटम होते हैं रिंग में, ऑल्टरनेटिंग डबल बॉन्ड, एक कार्बन को छोड़ के क्या होता है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। और ये जो डबल बॉन्ड होते हैं कैसे होते हैं, डीलोकेलाइज पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कैसे होते हैं, डीलोकेलाइज, यानी कि इसका क्या मतलब है, रिंग में सर्कुलेट होते रहते हैं। अब अगर मान लो कोई मॉलिक्यूल में डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड क्या है, फिक्स है कार्बन कार्बन एटम के बीच में, यानी कि वो इधर उधर नहीं जा सकते, तो उसे हम क्या बोलेंगे, लोकेलाइज पाई इलेक्ट्रॉन। क्या बोलेंगे भाई, लोकेलाइज पाई इलेक्ट्रॉन। बट अगर वो पूरे रिंग में या फिर पूरे मॉलिक्यूल में सर्कुलेट हो सकते हैं, घूम सकते हैं, ठीक है, बॉन्ड इधर से उधर जा सकते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, डी लोकेलाइज पाई इलेक्ट्रॉन। कि भाई वो स्टेबल नहीं है, लोकेलाइज मतलब स्टेबल है, डी लोकेलाइज मतलब कि घूमते रहते हैं। नेक्स्ट क्या है भी, अब आप देखो यहाँ पे हाइड्रोकार्बन को ना ऐसे भी क्लासिफाई कर सकते हो कि एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन और एक होते हैं साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। आपको हर टाइप से क्लासिफिकेशन पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे एलिफेटिक में क्या आ जाएगा, जब क्या होते हैं, सिंपल वाले होते हैं, मतलब कि चेन वाले जब कंपाउंड्स होंगे, आप यहाँ पे इनको ओपन चेन और साइक्लो कंपाउंड में भी क्लासीफाई कर सकते हो, मतलब कि अलग अलग बेसिस पे। अब जैसे एलिफेटिक वाले क्या हो जाएंगे, जब चेन वाले कंपाउंड होते हैं, जैसे अल्केन, अल्कीन एंड अल्काइन। अभी हमने देखा ये इनका जनरल फॉर्मूला होता है। और कैसे डिफाइन कर सकते हो इन्हें, कि साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। तो साइक्लिक हाइड्रोकार्बन में यहाँ पे एलिसाइक्लिक भी हो सकते हैं। एलिसाइक्लिक मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन में भाई देखो, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन में क्या हो जाएगा, साइक्लिक रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है। जैसे यहाँ पे देखो ये आ गया ऐसे,
यहाँ पे कोई मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है, यहाँ पे हर पोजीशन पे क्या होता है अभी हाइड्रोजन ऐसे प्रेजेंट होती है। तो ये साइक्लोहेक्सेन का एग्जांपल है। ऐसे आपके पास साइक्लोप्रोपेन हो सकता है, साइक्लोब्यूटेन हो सकता है। एक होते हैं साइक्लिक में ही एरोमेटिक। तो एरोमेटिक में क्या होता है, बेंजीन आ गया। एरोमेटिक का तो आपको पता ही है कि ऐसे कंपाउंड जिनके पास क्या होता है, एरोमेटिक करेक्टर होता है, एरोमेटिसिटी को शो कर सकते हैं, उन्हें हम बोलते हैं स्पेसिफिकली एरोमेटिक कंपाउंड्स। तो आप जो हाइड्रोकार्बन है उनको ऐसे भी क्लासीफाई कर सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक अब हम ये डिस्कस करने वाले हैं सोर्सेज ऑफ हाइड्रोकार्बन। ये वाला टॉपिक अगर किसी ने भी कोल एंड पेट्रोलियम, मैंने आपको लास्ट क्लास में भी कहा था कि आपको ये 8th क्लास से पढ़ना है तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो अगर किसी ने भी वहाँ से पढ़ा है ना, तो ये जो सोर्सेज ऑफ हाइड्रोकार्बन है ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। यानी कि बस आपको थोड़ा सा कैसे ऑर्गेनाइज वे में चीज़ों को रखना है वो यहाँ से आप सीख लोगे। बट आपको जो कॉन्सेप्ट है सारे ऐसे लगेंगे कि वही टॉपिक वाले हैं, वही चैप्टर वाले हैं। तो देखो भाई, सबसे पहला क्या है, हाइड्रोकार्बन के सोर्सेज को डिस्कस कर रहे हैं ना, तो सबसे पहला कंपाउंड क्या है भी, जो सोर्स है हाइड्रोकार्बन का वो है पेट्रोलियम। तो पेट्रोलियम जो होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स होता है हाइड्रोकार्बन का। इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स मिक्सचर। ये मिक्सचर होता है अल्केन्स का, साइक्लो अल्केन्स का। साइक्लो अल्केन्स का क्या मतलब है, साइक्लिक सिंगल बॉन्ड वाले क्या है यहाँ पे हाइड्रोकार्बन्स हैं। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होते हैं और ये कहाँ से मिलते हैं आपको, ऑयल वेल डीप इनसाइड द अर्थ। पेट्रोलियम जो होता है वो डिफरेंट क्या है भी, डिफरेंट फ्रैक्शन मेथड से सेपरेट किया जाता है। डिफरेंट क्या वो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड से इसको सेपरेट किया जाता है इन पेट्रोलियम रिफाइनरीज। और जो हाइड्रोकार्बन्स प्रेजेंट होते हैं पेट्रोलियम में वो कौन कौन से होते हैं, एलपीजी, पेट्रोल, केरोसिन, डीजल, लुब्रिकेटिंग ऑयल, पैराफिन वैक्स एंड बिटुमिन। और इन सब का भी अपना अपना फंक्शन होता है कि ये कहाँ कहाँ पे यूज़ होते हैं। नेक्स्ट है अब यहाँ पे नेचुरल गैस। तो नेचुरल गैस जो होती है, अब नेचुरल गैस का जो मेजर कंपोनेंट होता है वो क्या होता है अभी, मीथेन होता है। और मीथेन का जो मतलब ये मिलता कहाँ पे आपको, इट इज़ फाउंड अबव पेट्रोलियम डिपॉजिट इन ऑयल वेल्स। जब आप पेट्रोलियम की फॉर्मेशन को डिस्कस करोगे और मतलब पढ़ते हो और साथ में ये देखते हो कि आप उसको कैसे रिफाइन करते हो, कैसे मतलब उसको अलग बाहर निकालते हो, तो उसमें ये सारी चीज़ें ना आती हैं। और ये सब आपको कोल एंड पेट्रोलियम वाले चैप्टर में बताया गया है। तो कंपोजिशन क्या होती है नेचुरल गैस में, सबसे ज़्यादा परसेंटेज 70 to 90% भी आपको कहीं कहीं पे मिल सकता है। सबसे ज़्यादा जो रेशो होता है वो मीथेन का होता है। फिर इसके बाद इथेन, प्रोपेन एंड ब्यूटेन, और कुछ इम्प्योरिटीज़ भी यहाँ पे साथ में नेचुरल गैस के कंपोजिशन में प्रेजेंट होती है। तो मेजर अब अगर आपसे पूछा जाए तो ये सोर्स ही तो हो गए नेचुरल गैस। ये मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन का क्या है, ये नेचुरल सोर्स ही तो है। यही तो बोल रखा है आपको सिलेबस में कि सोर्सेज बताने हैं हाइड्रोकार्बन के। तो ये सारे किसके एग्जाम्पल है, ये सब किसके एग्जाम्पल है, हाइड्रोकार्बन के। और ये सब आपको नेचुरल गैस में क्या मिलता है, कंपोजिशन की फॉर्म में मिलता है। नेक्स्ट टॉपिक देखने वाले हैं अभी कोल। तो कोल के में क्या होता है, कोल इज एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। कोल में क्या प्रेजेंट होता है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन प्रेजेंट होते हैं। और कोल के डिफरेंट कुछ ऐसे ना क्या है भी प्रोडक्ट हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जिनका अपना एक स्पेसिफिक यूज़ होता है। तो कोल से आपको डिफरेंट प्रोडक्ट भी मिलते हैं, कोल गैस, कोक, कोल तार। तो जो कोल तार होता है ना, कोल तार में क्या होता है भी, हाइड्रोकार्बन ही प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से हाइड्रोकार्बन प्रेजेंट होते हैं, जैसा आपको यहाँ पे बताया कोल में क्या होता है, मेनली एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होता है। तो यहाँ पे जो कोल तार है इसमें भी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन ही मिलेंगे आपको। कौन कौन से हाइड्रोकार्बन यहाँ पे आपको देखने को मिल सकते हैं, मैंने यहाँ पे जानबूझ के कॉमन से नेम मेंशन किए हैं जो आपने सुने हो। होता है, टोलुइन होता है, नेप्थलीन होता है। तो ये कोल तार में हाइड्रोकार्बन प्रेजेंट होते हैं। तो अब नेप्थलीन का सोर्स हो सकता है ये टोलुइन के सोर्स हो सकते हैं कोल तार, बेंजीन का सोर्स हो सकता है कोल तार। तो ये सोर्स ही हो गए। नेक्स्ट है नेचुरल रिसोर्सेज। तो नेचुरल रिसोर्सेज में कौन आ जाएंगे भाई, कुछ हाइड्रोकार्बन्स ऐसे भी हैं जो आपको प्लांट से और बायोलॉजिकल मटेरियल से मिलते हैं। तो उन्हें आप क्या बोल दोगे भाई, नेचुरल सोर्स बोल दोगे। एग्जाम्पल है जैसे नेचुरल रबर, ठीक है। तो नेचुरल रबर में क्या होती है, एक बेसिक यूनिट होती है, उसकी मोनोमेरिक यूनिट होती है, वो क्या होती है, आइसोप्रिन। क्या होती है, आइसोप्रिन। तो आइसोप्रिन किसका एग्जाम्पल है, एक हाइड्रोकार्बन का ही तो एग्जाम्पल है। तो ये हाइड्रोकार्बन का सोर्स हो गया। तो नेचुरल रबर आ गया। नेचुरल सोर्सेज में कुछ एसेंशियल ऑयल्स होते हैं, टर्पीन्स होते हैं। तो अब हम यहाँ पे अल्केन को शुरू करने वाले हैं। अल्केन सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं। अल्केन क्या होते हैं, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, यानी कि यहाँ पे सारे के सारे क्या है भी, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड्स प्रेजेंट होंगे। क्या प्रेजेंट होता है अभी यहाँ पे, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। सबसे सिंपलेस्ट अल्केन की बात की जाए तो वो क्या होती है अभी, मिथेन होती है। सबसे सिंपलेस्ट अल्केन क्या होती है अभी, मिथेन होती है। और आप इसे पैराफिन भी बोल सकते हो, ठीक है। अल्केन्स आर ऑल्सो नोन एज पैराफिन। तो पैराफिन
का मतलब क्या होता है अभी, लिटिल एफिनिटी। पैराफिन का क्या मतलब होता है, लिटिल एफिनिटी, मतलब कि लिटिल अट्रैक्शन, मतलब कम रिएक्टिव। तो आप इसको ऐसे समझो कि अल्केन्स जो होते हैं वो लेस रिएक्टिव इन नेचर होते हैं, और इसे क्या है भी पैराफिन्स के नाम से भी जाना जाता है। और सबसे सिंपलेस्ट अल्केन क्या बताया मैंने आपको, मिथेन। जो मिथेन होता है वो कहाँ पे मिलता है, मार्शी प्लेसेस पे मिलता है। और ड्यू टू एनारोबिक डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, किसकी वजह से मिलता है भी, एनारोबिक डिकम्पोजिशन होता है ऑर्गेनिक मैटर का। जो भी ऑर्गेनिक डिकम्पोज होते हैं, ऑर्गेनिक वेस्ट होता है, उन सब के डिकम्पोजिशन से। तो यहाँ पे जो मिथेन है इसे इसलिए मार्श गैस बोला जाता है क्योंकि मार्शी प्लेसेस पे आपको मिलता है। स्ट्रक्चर की बात करें मिथेन की, तो ये हमने लास्ट क्लास में ही पढ़ा था जब आपने हाइब्रिडाइजेशन को सीखा था। तो क्या देखा था कि जो कार्बन होता है, कार्बन की वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, और ये 2s है, ये 2p है। ये 2s एंड 2p के जो इलेक्ट्रॉन्स मतलब ये जो ऑर्बिटल्स होते हैं ये हाइब्रिड होते हैं। ये क्या करते हैं भी, हाइब्रिड होते हैं। और हाइब्रिडाइजेशन करने के बाद यहाँ पे क्या बनता है, 4sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं। तो एक sp3 ये है, एक sp3 ये है, एक sp3 ये है, ये कार्बन के हो गए। हाइड्रोजन जो होता है उसका जो ऑर्बिटल होता है, ऑर्बिटल की शेप स्फेरिकल होती है। तो यहाँ पे 4 हाइड्रोजन आगे इस तरीके से यहाँ पे क्या होती है, ओवरलैपिंग होती है। तो यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड बनता है। तो ये जो सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है कैसे होती है, sp3 और s की ओवरलैपिंग से। s ऑर्बिटल किसका होता है, हाइड्रोजन का। sp3 ऑर्बिटल किसके होते हैं भी, कार्बन के होते हैं। और ये जो कार्बन के ऑर्बिटल्स होते हैं हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स होते हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से 4 सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। ये यहाँ पे आपको ऐसे शो किया गया है। जो बॉन्ड एंगल बनता है वो बनता है 109.5 डिग्री। तो कार्बन एटम जो होता है 4 सिंगल कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन कर रहा होता है हाइड्रोजन एटम के साथ। sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बोलते हैं इसे। यहाँ पे जो बॉन्ड होता है वो कितना होता है, 109.5 डिग्री। और जो भी यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहे हैं, ऑल कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड इन मिथेन आर आइडेंटिकल, वो एक जैसे होते हैं एंड इक्वली स्ट्रॉन्ग होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स। सो बिफोर स्टार्टिंग द मेथड ऑफ प्रिपरेशन we will discuss few examples of IUPAC nomenclature। अल्केन्स के IUPAC nomenclature के एक तो एग्जाम्पल देख लेते हैं। और मैंने आपको पीछे बोला था कि हम प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी ये कौन से कार्बन होते हैं, इनको एक बार थोड़ा सा सीखेंगे कि कैसे होते हैं ये। तो एक बार ये एग्जाम्पल देख लेते हैं कि क्या होते हैं ये, और फिर उसके बाद में हम मेथड ऑफ प्रिपरेशन को डिस्कस करेंगे। हमने लिया यहाँ पे एक कंपाउंड CH3, CH2, यहाँ पे कार्बन को ही रहने देते हैं CH3, और यहाँ एक सब्स्टिट्यूएंट लगा है CH3, यहाँ पे एक सब्स्टिट्यूएंट है, और ये एक सब्स्टिट्यूएंट है, और यहाँ पे एक सब्स्टिट्यूएंट है। क्या आपको करना होता है, सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन को आइडेंटिफाई करना होता है। तो लॉन्गेस्ट चेन तो यही बनेगी। फिर आपको क्या चेक करना होता है कि जिस साइड से नंबरिंग कम मिले। अब नंबरिंग में तो देखो ये 5 कार्बन की चेन है, और सेकंड कार्बन से ही यहाँ पे देखो सेकंड एंड फोर्थ कार्बन पे क्या लगे हुए हैं भाई, सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं। तो आप नंबरिंग चाहे इस साइड से स्टार्ट करो चाहे इस साइड से स्टार्ट करो, वो सेम ही आएगी। तो यहाँ पे बन गया 1 2 3 एंड 4 एंड 5। अब यहाँ पे सेकेंड पोजिशन पे सब्स्टिट्यूएंट लगे हैं, फोर्थ पोजिशन पे लगे हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम नेमिंग करेंगे, और जितनी बार सब्स्टिट्यूएंट लगे होते हैं हम उतनी बार ही उस पोजीशन को मेंशन करते हैं। और लॉन्गेस्ट चेन यहाँ पे क्या है, 5 कार्बन की है, तो यहाँ पे पेंटेन बनेगा। तो इसका जो नाम है वो क्या बन जाएगा भाई, देखो 2 क्योंकि 2 बार लगा है कार्बन पे मिथाइल ग्रुप 1 और 2, तो यहाँ पे 2 फिर क्या है, फोर्थ पोजीशन पे लगे हैं तो 4 और साथ में क्या आएगा, फिर डैश लिखना है आपको, देन टेट्रा मिथाइल, क्योंकि कौन से सब्स्टिट्यूएंट लगे हैं भाई, मिथाइल लगे हैं। और लास्ट में क्या लिखते हैं आप, जो भी मेन पेरेंट चेन होती है दैट इज़ पेंटेन। आपको ये ऐसे नहीं करना है, ठीक है। मेरे पास यहाँ पे स्पेस नहीं था इसलिए मैंने यहाँ पे इसको ऐसे लिख दिया है। आपको ये पूरा एक उसमें लिखना है, ठीक है, एक उसमें ही मेंशन करना है। नेक्स्ट एक और एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे। जैसे आपको कोई एक कंपाउंड गिवन है यहाँ पे CH3C, और यहाँ CH3 है, यहाँ पे चेन लगी है ऐसे CH2 CH3, यहाँ पे CH2 है, ये C, इसको कार्बन ही रखते हैं CH3, और यहाँ पे आ जाएगा CH3, देन ये CH3। ये ऐसे कोई एक कंपाउंड गिवन है, इसका नोमेनक्लेचर करना है। तो अब देखो भाई यहाँ पे इसका नोमेनक्लेचर करेंगे तो सबसे पहला काम क्या है, आपको लॉन्गेस्ट चेन को आइडेंटिफाई करना है। तो लॉन्गेस्ट चेन को आइडेंटिफाई करो। वैसे जो मेन स्ट्रेट चेन है वो 5 कार्बन की है, बट यहाँ पे आप ये देखो कि सब्स्टिट्यूएंट का यूज़ करते हुए कि कोई और लॉन्गेस्ट चेन बन सकती है क्या। तो देखो ऐसे स्टार्ट करोगे 1 2 3 4 5 5 ही बनेगी, 1 2 3 4 5 5 कार्बन की ही बनेगी, और 1 2 3 4 5 6 ऐसे 6 कार्बन की बन गई। तो ये यहाँ पे लॉन्गेस्ट चेन बनेगी 1 2 3 4 5 एंड 6। अब सब्स्टिट्यूएंट कौन कौन सी पोजीशन पे लगे हैं, सेकंड पे,
यहाँ पे कौन सी पोजीशन पे है, फोर्थ पे लगे है, ये दोनों जो है ये फोर्थ पे लगे हैं ना। इसका नॉमेनक्लेचर जब हम करेंगे तो क्या बन जाएगा भाई, यहाँ पे इसका नॉमेनक्लेचर क्या बन जाएगा, 2 2 4। अच्छा ये तो सेम ही हो गया, यहाँ पे भी लॉन्गेस्ट चेन में 2 2 4 यही आएगा, टेट्रामिथाइल हेक्सेन। यहाँ पे बट चेन जो है वो कितने कार्बन की बनी है अभी, 6 कार्बन की बनी है, तो इसलिए यहाँ पे पेंटेन के प्लेस पे क्या आएगा, हेक्सेन आएगा। तो इस तरीके से आपको लॉन्गेस्ट चेन को आइडेंटिफाई करना होता है, और साथ में जो भी सब्सटेंट लगे हैं उनको लोएस्ट नंबरिंग भी प्रोवाइड करनी होती है, लोएस्ट नंबरिंग पे रखना होता है। अब जो मैं आपको बता रही थी कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी कैसे देखते हैं, उसका एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, एक मॉलिक्यूल देखते हैं, उस मॉलिक्यूल में ही आपको मैं प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी बता दूंगी। ये कंपाउंड है CH3 CH2 C कार्बन, और ये CH, देन यहाँ पे CH3 आएगा यहाँ पे, क्योंकि वैलेंसी नहीं पूरी होगी। CH3, ये CH3, और यहाँ पे CH लिखा है ना, तो यहाँ पे CH3। आपको इस कंपाउंड में प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी कार्बन आइडेंटिफाई करना है। तो कैसे पता करेंगे कि प्राइमरी कौन सा है, सेकेंडरी कौन सा है, टर्शरी कौन सा है? आपको ये ध्यान रखना है, जिस भी कार्बन के लिए चेक करना है ना, मान लो जैसे मुझे इस कार्बन के लिए चेक करना है, तो ये कार्बन डायरेक्टली कितने कार्बन से बॉन्डेड है। कार्बन देखो, तो ये वाला जो कार्बन है ये डायरेक्टली कितने कार्बन से बॉन्डेड है, इस वाले कार्बन से, ओनली 1 कार्बन, तो ये क्या बन जाएगा, प्राइमरी। क्या बन गया, प्राइमरी। सेकेंडरी क्या होता है, जब वो 2 कार्बन से बॉन्डेड होता है। ठीक है, जिस भी कार्बन के लिए आपको चेक करना है वो कार्बन अगर 2 कार्बन से डायरेक्टली बॉन्डेड है तो वो बन जाएगा सेकेंडरी, अगर वो 3 कार्बन से बॉन्डेड है तो वो बन जाएगा टर्शरी। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, और एक और होता है क्वाटनरी कार्बन, तो ऐसे आइडेंटिफाई करते हैं। तो यानी कि 1 से बॉन्डेड है तो प्राइमरी आ जाएगा, 2 से बॉन्डेड है तो सेकेंडरी कार्बन बन जाएगा, 3 से बॉन्डेड है डायरेक्टली 3 कार्बन से, अदर 3 कार्बन एटम से तो टर्शरी बन जाएगा, अगर अदर 4 कार्बन एटम से डायरेक्टली बॉन्डेड है तो क्वाटनरी हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो भाई, ये वाला जो कार्बन है ये कितने कार्बन से बॉन्डेड है, ध्यान से देखो, ये इसको, एक ये इस कार्बन से बॉन्डेड है, ये वाला कार्बन, एक ये इस कार्बन से बॉन्डेड है, और एक ये इससे बॉन्डेड है, तो ये क्या बनेगा यहाँ पे, ये बन जाएगा टर्शरी। क्या बन गया भाई, टर्शरी। ये वाला कार्बन चेक करो कितने कार्बन से बॉन्डेड है, ये वाला कार्बन डायरेक्टली कितने कार्बन से बॉन्डेड है, ओनली इस वाले कार्बन से, तो ये किसका एग्जाम्पल बनेगा भाई यहाँ पे, प्राइमरी। क्या बन जाएगा यहाँ पे, ये प्राइमरी। ये वाला कार्बन देखो, ये वाला कार्बन भी ओनली इसी कार्बन से डायरेक्टली बॉन्डेड है, इसी वाले कार्बन से तो बॉन्डेड है ये, तो ये किसका एग्जाम्पल है, प्राइमरी। इस वाले कार्बन के लिए चेक करो, देखो इसने तो 4 बॉन्ड बना रखे, 1 2 3 4, मतलब कि अदर 4 कार्बन एटम से बॉन्डेड है, एक दूसरा ये कार्बन है, तीसरा ये है, और चौथा ये है, तो ये क्या बन जाएगा, 4 डिग्री, मतलब कि क्वाटनरी। ये वाले कार्बन के लिए चेक करो, तो ये वाला कार्बन तो ओनली इस वाले कार्बन से बॉन्डेड है, तो ये क्या बन गया यहाँ पे, प्राइमरी। ये वाला कार्बन चेक करो, एक इस कार्बन से बॉन्डेड है और एक इस कार्बन से बॉन्डेड है, तो मतलब ये क्या बन गया यहाँ पे, सेकेंडरी। और ये वाला कार्बन डायरेक्टली एक ही कार्बन से बॉन्डेड है, तो ये क्या बन गया यहाँ पे, प्राइमरी। तो ये आपको याद रखना है कि प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वाटनरी कार्बन कौन से होते हैं। तो ये आप कैसे चेक करोगे, जितने भी कार्बन एटम से वो डायरेक्टली बॉन्डेड है, ठीक है, कितने कार्बन एटम से वो डायरेक्टली अटैच है। अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन में क्या है अभी, फर्स्ट जो मेथड है दैट इज अ हाइड्रोजनेशन। फर्स्ट क्या है यहाँ पे, हाइड्रोजनेशन। और हाइड्रोजनेशन जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है ये हम किससे करते हैं अभी, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से। किससे करते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से। तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कौन से कंपाउंड होते हैं, जिनके पास कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो अब यहाँ पे जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मेथड से मतलब हाइड्रोकार्बन से हम प्रिपरेशन करते हैं उसे हम बोलते हैं हाइड्रोजनेशन। तो हाइड्रोजनेशन का मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। इसका क्या मतलब होता है अभी, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो हम क्या करेंगे, आपके पास देखो इथीन मॉलिक्यूल है, 2 कार्बन के डबल बॉन्डेड कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं, इथीन बोलते हैं। तो यहाँ पे इथीन है, हाइड्रोजन को हम ऐड करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या हो सकते हैं अभी, प्लैटिनम, पैलेडियम, निकल, ये कैटलिस्ट हो सकते हैं। यहाँ पे आपको ये जो कैटलिस्ट यूज़ करने हैं कैसे होने चाहिए, फाइनली डिवाइडेड कैटलिस्ट होने चाहिए इनके। और ये क्या करेंगे, एब्जॉर्ब हो जाते हैं हाइड्रोजन गैस के सरफेस पे और हाइड्रोजन को एक्टिवेट कर देते हैं। और ये एक्टिवेटेड हाइड्रोजन जाके क्या करती है, डबल बॉन्डेड जो कार्बन होते हैं वहाँ पे ये बॉन्ड ब्रेक होता है और जाके क्या है, अपने अपने बॉन्ड को बना लेती है। तो यहाँ पे क्या हुआ है देखो, हाइड्रोजनेशन में एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हुआ है इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, प्लैटिनम, पैलेडियम। इसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोजनेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे देखो भाई डबल बॉन्ड है, यहाँ से एक बॉन्ड ऐसे ब्रेक होगा, तो यहाँ पे CH3 मतलब कि H2 है ना ऐसे, तो एक हाइड्रोजन इस कार्बन के पास, एक हाइड्रोजन इस कार्बन के पास, ये ऐसे चला जाएगा।
अगेन मैं फिर से एक बात बोल रही हूँ और लास्ट टाइम बोल रही हूँ, यहाँ पे प्लीज़ ये ऐसे मत देखना कि यहाँ से स्टेप ऐसे नहीं होगा, सिर्फ मैं आपको याद करने के पर्पज़ से ऐसे ये चीज़ें एक्सप्लेन कर रही हूँ, ठीक है। रिएक्शन मैकेनिज्म वाला पार्ट अलग होता है, वहाँ पे चीज़ें कुछ अलग भी हो सकती है जो मैं यहाँ पे ऐसे समझाते हुए टाइम बोलूँ उनसे। तो ये क्या है अभी, प्रोपीन। तो प्रोपीन क्या होती है, 3 कार्बन की चेन होती है, प्रोप मतलब 3 और ईन मतलब कि यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे क्या लगा है भाई, डबल बॉन्ड लगा है, तो यहाँ पे क्या बन गया, प्रोपीन बन गया। हाइड्रोजनेशन करना है तो यहाँ पे एक इस वाले कार्बन पे हाइड्रोजन आ जाएगा और एक इस कार्बन पे, तो ये क्या बन जाएगा, CH3 CH2 CH3। तो यहाँ पे हाइड्रोजनेशन रिएक्शन में आपने क्या देखा कि अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से क्या हो रहे हैं अभी, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बन रहे हैं। क्या बन रहे हैं, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बन रहे हैं। और सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, अल्केन्स होते हैं। क्या होते हैं, अल्केन्स होते हैं। तो ये अल्केन्स की मेथड ऑफ प्रिपरेशन ही तो है। और एक बात यहाँ से याद रखनी है कि जो प्लेटिनम होता है और जो पैलेडियम होता है, ये तो रिएक्शन को ना एट रूम टेम्परेचर ही क्या कर सकते हैं, प्रोसीड कर सकते हैं। यहाँ पे ये जो कैटेलाइज होते हैं प्लेटिनम एंड पैलेडियम, दे कैन वर्क ऑन रूम टेम्परेचर, यानी कि रूम टेम्परेचर पे ही वर्क कर सकते हैं। बट निकल की प्रेजेंस में जब आपको रिएक्शन करनी होती है तो रिलेटिवली एज कम्पेयर टू इन दोनों के आपको क्या है, टेम्परेचर थोड़ा सा हाई प्रोवाइड करना पड़ता है। तो ये तीनों रिएक्शन भी आपको जो एनसीईआरटी में चैप्टर में दी गई है ना, उन्हीं को मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। सिर्फ हम एनसीईआरटी वाली रिएक्शन को ही डिस्कस करेंगे यहाँ पे, जो भी आपको रिएक्शन एग्जाम्पल की उसमें दी हुई है, क्योंकि ज़्यादा चांसेस यही है कि वो एनसीईआरटी को ही रेफरेंस लेके क्वेश्चन पूछे। नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन फ्रॉम अल्काइल हैलाइड। नेक्स्ट किससे करेंगे भी, अल्काइल हैलाइड से। तो अल्काइल हैलाइड में हम 2 मेथड्स को डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट क्या है, अल्काइल हैलाइड। तो अल्काइल हैलाइड का क्या मतलब होता है, अल्काइल से मतलब है कि जो भी हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट है वो, और यहाँ पे हैलाइड से क्या मतलब है कि हैलोजन लगा है। ये ऐसे, जैसे मान लो ये मिथेन है, मिथेन हाइड्रोकार्बन है, इसके एक हाइड्रोजन को हैलोजन से रिप्लेस कर दो तो ये क्या बन जाएगा, CH3X। यहाँ पे क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, ये सब हो सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, हैलोजन से आपने रिप्लेस किया तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, अल्काइल हैलाइड। तो ये क्या बन गया, यहाँ पे अल्काइल हैलाइड बन गया जब आपने एक हाइड्रोजन को हाइड्रोकार्बन के रिप्लेस कर दिया विद हैलोजन। एक्सेप्ट फ्लोराइड्स, यानी कि फ्लोरीन को छोड़ के बाकी के जो अल्काइल हैलाइड्स बनेंगे, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, वो रिडक्शन कर सकते हैं किसकी प्रेजेंस में, जिंक एंड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, और आपको प्रोडक्ट में क्या मिलेगा भी, अल्केन मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपके पास ये अल्काइल हैलाइड है, क्लोरोमिथेन, अभी मैंने आपको एग्जांपल बताया कैसे बनता है ये। तो क्लोरोमिथेन है, क्लोरीन लगा है यहाँ पे इसलिए, और एक ही कार्बन है तो क्लोरोमिथेन। आपको क्या करना है, इसका रिडक्शन, हाइड्रोजन का एडिशन, रिडक्शन। तो यहाँ पे एसिड की प्रेजेंस में आपने किया तो यहाँ पे क्या होगा, इस क्लोरीन के प्लेस पे यहाँ पे क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन आ जाएगा। और एक जो हाइड्रोजन एटम यहाँ पे बचा और ये जो क्लोरीन बचा है, ये क्या बन जाएगा यहाँ पे HCl, और ये प्रोडक्ट यहाँ पे क्या बन जाएगा, मीथेन। हमें क्या बनाना था, अल्केन सीन तो बनाने थे, और मीथेन किसका एग्जाम्पल है, अल्केन का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल देखते हैं। आपने लिया क्लोरोप्रोपेन, ठीक है, 1 क्लोरोप्रोपेन है, मतलब कि 3 कार्बन की चेन है, उसमें फर्स्ट पोजीशन पे क्लोरीन लगा है। वही आपने जिंक और क्या किया, एसिड की प्रेजेंस में हाइड्रोजन को ऐड करा दिया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये क्लोरीन यहाँ से चला जाएगा, मतलब क्लोरीन यहाँ से इस हाइड्रोजन के साथ गया HCl, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन आएगा और ये क्या करेगा भी, CH2 है ना ये, तो इस क्लोरीन के प्लेस पे एक हाइड्रोजन आएगा, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, CH3। आई होप ये क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से बना है। तो ये फर्स्ट मेथड था जिसमें आपको अल्काइल हैलाइड का यूज़ करके क्या करना था भी, अल्केन्स को प्रिपेयर करना था। नेक्स्ट मेथड जो है फ्रॉम अल्काइल हैलाइड्स में ही, ये इसका सब पार्ट है। यहाँ पे कौन सी रिएक्शन होती है, वुड्स रिएक्शन होती है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना कि वुड्स रिएक्शन क्या होती है। जो भी नेमिंग रिएक्शन होती है वो कोई भी एग्जाम हो, हर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से फिर वो इंपॉर्टेंट बन जाती है। तो यहाँ पे देखो वुड्स रिएक्शन क्या होता है अभी, यहाँ पे भी आप क्या करोगे, अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन कराते हो सोडियम मेटल के साथ इन ड्राई ईथर, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। यहाँ पे हम ड्राई ईथर क्यों यूज़ करते हैं, फ्री फ्रॉम मॉइस्चर, कि भाई वहाँ से सोडियम मेटल का यूज़ कर रहे हैं ना, और सोडियम मेटल बहुत ज़्यादा रिएक्टिव इन नेचर होती है, तो इसलिए यहाँ पे जो भी मॉइस्चर प्रेजेंट है उसको रिमूव करने के लिए हम यहाँ पे ड्राई ईथर का यूज़ करते हैं। सॉल्यूशन टू गिव हायर अल्केन। तो यहाँ पे इस मेथड का एक पॉइंट क्या है भी, प्लस पॉइंट ये है कि यहाँ पे आपको क्या मिलते हैं, हायर अल्केन मिलते हैं, यानी कि जो भी आप यहाँ पे अल्केन लोगे उससे आपको हायर प्रोडक्ट ही मिलते हैं। और साथ में एक पॉइंट और याद रखना है यहाँ पे कि ये जो रिएक्शन होती है ना, ये कैसे प्लेस करती है, यहाँ पे जो भी आपको प्रोडक्ट मिलेंगे ना वो इवन नंबर वाले ही मिलेंगे। ऑलवेज यहाँ पे आपको जो भी प्रोडक्ट मिलेंगे वो कैसे मिलेंगे, इवन नंबर वाले ही मिलेंगे। जैसे देखो अब यहाँ पे
एक्सप्लेनेशन में तो चलो ये बता ही दिया कि सोडियम मेटल ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन करती है और आपको हायर अल्केन्स मिलते हैं। रिएक्शन को हम वुड्स रिएक्शन बोलते हैं और इस रिएक्शन का जो यूज़ होता है वो हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, हायर अल्केन बनाने के लिए कंटेनिंग इवन लार्ज मतलब कंटेनिंग इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम, यानी कि जब भी आपको इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम के अल्केन बनाने होते हैं ना तो हम इस मेथड का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल देखो, आपने लिया ब्रोमो मिथेन। ब्रोमो क्यों? क्योंकि यहाँ पे ब्रोमीन है। मिथेन क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक ही कार्बन है। तो ये यहाँ पे क्या बन गया अभी, ब्रोमो मिथेन बन गया। तो आपको क्या करना है इस रिएक्शन में, वुड्स रिएक्शन, 2 अल्काइल हैलाइड्स के मॉलिक्यूल लेने होते हैं, 2 ही यहाँ पे सोडियम के मॉलिक्यूल्स लेने होते हैं। एरो पे हम मेंशन करते हैं ड्राई ईथर। तो अब क्या होगा यहाँ पे देखो रिएक्शन कैसे होती है। ये जो रिएक्शन है इसमें क्या होगा भाई, देखो यहाँ से ये ऐसे ब्रोमीन और ये दोनों सोडियम और ये ब्रोमीन ऐसे एलिमिनेट हो जाएगी और यहाँ पे क्या बचा, ये CH3, ये CH3 कंबाइन करेंगे, क्या कर लिया इन्होंने, इथेन बना लिया। क्या बन गया अभी यहाँ पे, इथेन बन गया। तो यहाँ पे देखो रिएक्टेंट जो था वो एक ही कार्बन का था, प्रोडक्ट की जो फॉर्मेशन हुई है वो 2 कार्बन की हुई है। तो क्या हुआ है, हायर अल्केन ही तो मिले हैं। तो इसलिए इस रिएक्शन में कैसे प्रोडक्ट मिलते हैं आपको, हायर अल्केन्स मिलते हैं फ्रॉम लोअर अल्काइल हैलाइड्स। और एक और एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे, ब्रोमो इथेन। ब्रोमो क्यों बोला है, क्योंकि यहाँ पे ब्रोमीन है। इथेन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 कार्बन की चेन है। तो आपने 2 मॉलिक्यूल्स किसके लिए हैं, इस रिएक्शन में आपको 2 मॉलिक्यूल्स ही लेने हैं रिएक्टेंट के। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 मॉलिक्यूल्स लिए आपने रिएक्टेंट के, तो अगेन यहाँ से रिएक्शन ऐसे प्रोसीड करेगी। 2NaBr यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल सोडियम ब्रोमाइड के यहाँ पे एलिमिनेट हो जाएंगे और जो प्रोडक्ट है C2H5 ये कंबाइन हो जाएगा और आपको क्या मिलेगा, 4 कार्बन का यहाँ पे प्रोडक्ट मिलेगा। अगर आप इसे ओपन करके लिखते हो ना तो ये ऐसे होगा, जैसे ये ब्रोमो इथेन जो है आप इसे ऐसे मेंशन कर सकते हो, लिख सकते हो। तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बन जाएगा, CH3 CH2 और यहाँ पे क्या आ जाएगा, CH3। तो ये क्या बन गया, यहाँ पे N ब्यूटेन बन गया। यहाँ पे देखो आपको एक से कितने कार्बन एटम का कंपाउंड मिल रहा था, 2। यहाँ पे आपको क्या हो रहा था, ये जो थे मतलब 2 कार्बन का कंपाउंड था तो कितने मिल रहे हैं आपको, 4। तो यहाँ पे इवन नंबर वाले ही आपको क्या है, हायर अल्केन्स मिल रहे हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन माइंड में ये आ सकता है कि क्या हम यहाँ पे 2 डिफरेंट अल्काइल हैलाइड्स का यूज़ कर सकते हैं। वुड्स रिएक्शन में आपको ये जो मॉलिक्यूल्स लेने हैं, एग्जांपल जो हमने डिस्कस किए हैं कैसे यूज़ किए हैं यहाँ पे रिएक्टेंट, सेम मॉलिक्यूल्स यूज़ किए हैं भाई, सेम यहाँ पे अल्काइल हैलाइड्स हमने यूज़ किया है। क्या हम डिफरेंट अल्काइल हैलाइड्स का यूज़ कर सकते हैं? आप 2 डिफरेंट अल्काइल हैलाइड्स का यूज़ करोगे और ये रिएक्शन प्रोसीड कराते हो, वुड्स रिएक्शन को कराते हो, तो यहाँ पे आपको मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट मिलते हैं। तो इससे जो आपकी इल्डिंग होती है, प्रोडक्ट की जो इल्ड होती है, अमाउंट होती है, वो क्या होती है, कम होती है। और हमारा काम क्या होता है, हमारा पर्पज़ ये होता है कि आपको जो भी रिएक्शन को आप प्रोसीड करा रहे हो उसकी इल्ड अच्छी मिले, यानी कि आपको वो अमाउंट ज़्यादा मिले। तो इसलिए ये जो रिएक्शन होती है बेटर तभी परफॉर्म करती है जब आप क्या करते हो यहाँ पे सेम मॉलिक्यूल के साथ, यानी कि सेम अल्काइल हैलाइड्स को यूज़ करते हो। नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन, थर्ड रिएक्शन है भाई ये प्रिपरेशन के रिगार्डिंग फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड में भी अब हम यहाँ पे 2 डिफरेंट रिएक्शन को डिस्कस करने वाले हैं, यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड के सॉल्ट से ही डिफरेंट मेथड्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो वन इज डी कार्बोक्सिलेशन। पहला मेथड कौन सा है भाई, डी कार्बोक्सिलेशन है। तो डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन में हम क्या करते हैं, सोडियम सॉल्ट लेते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड का। तो कार्बोक्सिलिक एसिड क्या हो, मतलब ये जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड ये वाला ग्रुप होता है, तो इसका आपको क्या करना है, यहाँ पे सॉल्ट बनाना है। तो सॉल्ट बनाने के लिए यहाँ पे जैसे Na पॉजिटिव आ गया तो सॉल्ट ऐसे ही तो बनता है, उसका H पॉजिटिव चला जाएगा, तो यहाँ पे क्या है, ये इसका सॉल्ट बन गया। तो हम कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट लेते हैं, उसको हीट करते हैं सोडा लाइम के साथ। सोडा लाइम क्या होता है ये पूछा जा सकता है आपसे, क्या होता है सोडा लाइम, मिक्सचर ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम ऑक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, NaOH, और कैल्शियम ऑक्साइड क्या होता है, CaO। तो इन दोनों के मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं अभी, सोडा लाइम बोलते हैं। तो यानी कि आप क्या करते हो भाई, रिएक्शन में सॉल्ट लेते हो, सोडियम सॉल्ट लेते हैं किसका, कार्बोक्सिलिक एसिड का, उसे हीट करते हो सोडा लाइम के साथ। सोडा लाइम इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम ऑक्साइड, और ये रिएक्शन करते हैं। रिएक्शन करके आपको क्या प्रोडक्ट मिलता है, अल्केन मिलता है, जैसा कि यहाँ पे दिखाया हुआ है सोडियम इथेनोएट है, आपको यहाँ पे क्या मिल रहा है, प्रोडक्ट में मिथेन मिल रहा है। और ये साथ में आपको क्या एलिमिनेट होता है यहाँ पे, सोडियम कार्बोनेट। क्या है ये, सोडियम कार्बोनेट है। क्या है भी ये, सोडियम कार्बोनेट है। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे जो आपको कार्बन मिलते हैं, यानी कि जो अल्केन मिल रहे हैं वो कैसे मिलते हैं, लेस एटम के मिलते हैं। कैसे मिलते हैं, लेस एटम के मिलते हैं, यानी कि जो भी आपके पास रिएक्टेंट में कार्बन एटम प्रेजेंट होंगे ना उससे कम वाले मिलेंगे। जैसे यहाँ पे देखो इसमें कितने कार्बन है, 1 और 2। कार्बोक्सिलिक एसिड के कार्बन एटम को हम चेन में काउंट करते हैं, तो यहाँ पे टोटल कितने कार्बन एटम है, 2। और आपको जो प्रोडक्ट मिला है वो कितने कार्बन वाला मिला है, ओनली 1। तो यहाँ पे क्या होता है, 1 कार्बन एटम लेस देन द कार्बोक्सिलिक एसिड। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे मैं आपको देती हूँ, आप मुझे बताना, अगर आपको प्रोपेन प्रिपेयर करना हो,
यहाँ पे जैसे मीथेन बना है ना, अगर आपको प्रोपेन प्रिपेयर करना हो, प्रोपेन क्या होता है, CH3 CH2 CH3, ये प्रिपेयर करना है इस मेथड से, ठीक है। ये कार्बोक्सिलिक एसिड से, यानी कि डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन से आपको क्या करना है, अभी प्रोपेन की प्रिपरेशन करनी है। तो इस प्रोपेन की प्रिपरेशन के लिए मैं यहाँ पे कौन सा सोडियम सॉल्ट यूज़ करूँ एसिड का, विच सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड कैन बी यूज फॉर दिस प्रोपेन के प्रिपरेशन के लिए। तो आपको एक कमेंट सेक्शन में बताना है कि इसका कौन सा सॉल्ट हम यूज़ करेंगे। सेकंड जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड, दैट इज द कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिटिक मेथड। क्या नाम है भाई इसका, कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिटिक मेथड है। इलेक्ट्रोलिटिक जब भी नाम आता है ना तो आप समझ जाया करो कि इसका क्या मतलब होता है, कि आपको इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस करानी है, इलेक्ट्रोलिसिस रिएक्शन करानी है। तो इसमें क्या होगा भी, यहाँ पे भी आप क्या करते हो, सॉल्ट लेते हो या तो सोडियम का या फिर पोटाशियम का ऑफ अ कार्बोक्सिलिक एसिड, और उसका क्या करते हो, इलेक्ट्रोलिसिस करा देते हो। तो इलेक्ट्रोलिसिस कराने के बाद आपको प्रोडक्ट में क्या मिलता है भी, अल्केन्स मिलते हैं। क्या मिलते हैं, अल्केन्स मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने लिया है सॉल्ट किसका भी, एसिड का। जो सॉल्ट लिया है वो क्या है, एसिटिक एसिड का हमने सॉल्ट लिया है। तो यहाँ पे क्या बन गया, सोडियम एसिटेट। इस सॉल्ट का एक्वस सॉल्यूशन बनाया ना, तो यहाँ पे वाटर प्रेजेंट होगा, आपने इलेक्ट्रिसिटी इसमें से पास कराई। तो यहाँ पे जो ओवरऑल रिएक्शन होती है ना, वो ये होती है कि यहाँ से ये जो COO नेगेटिव है, CO2, ये तो 2 मॉलिक्यूल्स, यहाँ पे आपको 2 मॉलिक्यूल्स लेने हैं रिएक्टेंट के। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 2 कार्बन डाइऑक्साइड जो मॉलिक्यूल है वो एलिमिनेट होंगे। साथ में यहाँ पे सोडियम है, ये सोडियम यहाँ पे जो वाटर है H पॉजिटिव OH नेगेटिव, तो यहाँ पे 2 वाटर मॉलिक्यूल है, तो ये 2 यहाँ पे OH नेगेटिव जो बन रहे हैं, ये इस सोडियम के साथ यहाँ पे 2 लगाए ना, 2NH के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। यहाँ पे जो 2 वाटर मॉलिक्यूल से H पॉजिटिव बनेंगे हाइड्रोजन गैस। अब बचा क्या आपके पास, CH3 2 मॉलिक्यूल्स बचे हैं इसके, एक ये CH3 और एक ये CH3, ये कंबाइन करके क्या करते हैं, यहाँ पे इथेन बना लेते हैं। तो ओवरऑल रिएक्शन ये होती है। बट हमने पढ़ा है कि इलेक्ट्रोलिसिस रिएक्शन में एक कैथोड पे रिएक्शन होती है और एक एनोड पे रिएक्शन होती है। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि एनोड पे आपको प्रोडक्ट मिलता है, यानी कि एनोड पे अल्केन मिलता है, या फिर कैथोड पे अल्केन मिलता है, क्योंकि टॉपिक में आपके मेंशन है कि आपको मतलब प्रिपरेशन करनी है किसकी, अल्केन की। तो यहाँ से कैसे भी क्वेश्चन फ्रेम कर सकता है। तो अब देखो यहाँ पे आपको एनोड और कैथोड का जो प्रोडक्ट होता है वो भी पता होना चाहिए। ये तो ओवरऑल रिएक्शन है, कि ओवरऑल रिएक्शन ये होगी कि भाई आपने इसमें से इलेक्ट्रिसिटी को पास किया तो आपको ऐसे ये डिफरेंट प्रोडक्ट्स मिलते हैं। अब कैथोड पे क्या मिल रहा है, एनोड पे क्या मिल रहा है, वो देखते हैं। तो ये जो यहाँ पे सोडियम सॉल्ट लिया है आपने, सोडियम एसीटेट लिया है, ये क्या करता है, यहाँ पे देखो ये कैसे ब्रेक होगा। ये सॉल्ट जो है, ये सॉल्ट में एक कटाइनिक वाला पार्ट होता है, एक अनायन वाला पार्ट होता है। तो यहाँ पे देखो ये ऐसे ब्रेक हो सकता है, ये दोनों सोडियम आयन अलग गए, कटायन अलग गए, और ये एसीटेट वाला पार्ट अलग आ गया। अब एनोड पे क्या होता है, एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन। एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कौन करेगा, ये कर सकता है या फिर ये कर सकता है। ये तो इसके ऊपर तो खुद ही पॉजिटिव चार्ज है, और Na पॉजिटिव होने के बाद ये 2 8 कन्फिग्रेशन में भी आ जाता है, तो ये तो इलेक्ट्रॉन का लॉस नहीं करेगा। तो यहाँ से नेगेटिव चार्ज है, तो ये इलेक्ट्रॉन का लॉस कर सकता है। तो यहाँ पे क्या है, ये जो एसीटेट आयन होते हैं, आपने 2 मॉलिक्यूल्स लिए ना, तो एक जो मॉलिक्यूल है एसीटेट का वो 1 इलेक्ट्रॉन देगा, अगर 2 हैं तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्या हो गए, एलिमिनेट हो गए, यानी कि एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है ना, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, तो यहाँ से एलिमिनेट हो गए। एलिमिनेट होने के बाद यहाँ पे आपके पास देखो क्या बचा है अभी, एलिमिनेट होने के बाद यहाँ पे क्या बचेगा, अब ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन मतलब लेके चला गया, इसके ऊपर जो नेगेटिव चार्ज था। आपको पता है ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसमें से उसने एक तो कार्बन के साथ बॉन्ड बनाने में यूज़ कर रखा है। 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इस लाइन को एक सेकेंड में एलिमिनेट ही कर देती हूँ, क्योंकि फिर डाउट रह जाते हैं। तो यहाँ पे देखो ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पे ये जो कार्बन है, इस कार्बन के साथ तो इसने अपने 6 इलेक्ट्रॉन का यूज़ कर रखा है, और जो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन था वो इसने क्या किया, यहाँ पे लूज़ कर दिया। तो यहाँ पे ऑक्सीजन के 6 इलेक्ट्रॉन ऐसे बने हुए हैं, और यहाँ पे एक बॉन्ड में यूज़ हो रहा है। तो ये यहाँ पे क्या बन गया, एसीटेट। अब ये 1 इलेक्ट्रॉन एज इट इज़ रह गया ना, पेयर में क्या होते हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। यहाँ पे क्या है कि सिंगल इलेक्ट्रॉन की तरह है, तो ये क्या बन गया, एसीटेट फ्री रेडिकल बन गया। अब जो फ्री रेडिकल होते हैं वो स्टेबल नहीं होते हैं, तो ये अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश करेगा, मतलब जितनी स्टेबल फॉर्म में जा सकता है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से बॉन्ड क्या हो जाता है, ब्रेक होता है, ये वाला जो बॉन्ड है ब्रेक होगा। तो यहाँ से जब बॉन्ड ब्रेक होता है तो कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है। तो इसने पहले टोटल 4 बॉन्ड बना रखे थे, बट जैसे ही यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हुआ तो इसकी वैलेंसी खाली हो गई, जिसकी वजह से ये CO2 में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे बॉन्ड बना लेगा। ये कार्बन ने बॉन्ड ब्रेक किया यहाँ से, तो इसका 1 इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ। 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऑक्सीजन के पास पहले ही रेडिकल की फॉर्म में प्रेजेंट है, तो ये बॉन्ड बनाएगा ऐसे। तो ये क्या बन गया, CO2 बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड बन गई। अब ये जो यहाँ से बॉन्ड ब्रेक किया है, इसकी वजह से इस कार्बन के पास तो 1 ही इलेक्ट्रॉन रह गया भाई। कार्बन ने ये देखो CH3 है ना, ऐसे
ये ऐसे है, इसने ऐसे कर रखा है। अब इसने इस दूसरे कार्बन के साथ बॉन्ड बना रखा था। अब ये यहाँ पे स्टेबिलिटी गेन करने के चक्कर में यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करके चला गया। अब इस कार्बन की तो एक वैलेंसी को ख़राब कर गया, मतलब कि खाली छोड़ गया। तो यहाँ पे क्या है, एक इलेक्ट्रॉन ये ऐसे रह गया, तो ये क्या बन गया, यहाँ पे मिथाइल फ्री रेडिकल बन गया। अब ये जो मिथाइल फ्री रेडिकल है, अब ये तो एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है, ये स्टेबल होते नहीं, ये बहुत ही ज़्यादा क्या होते हैं, रिएक्टिव इन नेचर होते हैं। तो अगर ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव इन नेचर है तो ये आपस में कंबाइन करेंगे। तो अब यहाँ पे 2 मिथाइल फ्री रेडिकल बने, ये कंबाइन करके क्या करते हैं, यहाँ पे इथेन को बना लेते हैं। तो ये क्या बन गया, यहाँ पे इथेन बन गया, यानी कि अपना जो प्रोडक्ट था वो यहाँ पे बन गया। तो जो अल्केन होते हैं, अल्केन यानी कि जो भी प्रोडक्ट यहाँ पे बनेगा वो कहाँ पे बनेगा, एनोड पे बनेगा। कहाँ पे बनेगा, एनोड पे। ये पूछा जाता है कि एनोड पे क्या बना है, कैथोड पे क्या बना है। अब देखो आपके पास क्या है, वहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल भी प्रेजेंट है। तो वाटर मॉलिक्यूल अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन का लॉस किया है उसने, तो वो इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है, उसी सॉल्यूशन में वहीं पे ही तो प्रेजेंट रहेंगे। तो वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे वाटर एक्सेप्ट करता है, हाइड्रोक्सिल आयन बनाएगा, एच रेडिकल बनेगा। अब यहाँ पे सॉल्यूशन में जब 2 एच रेडिकल बन जाएंगे तो ये दोनों एच रेडिकल क्या करते हैं, कंबाइन करके H2 गैस को फॉर्म कर लेते हैं। तो कैथोड पे क्या बनता है, अभी कैथोड पे बनता ही है हाइड्रोजन गैस, और एनोड पे बनता है यहाँ पे अल्केन, यानी कि जो भी आप प्रिपेयर करोगे इथेन वगैरह वो सब। तो आई होप ये वाला मेथड भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब ये जो रिएक्शन होती है ना, कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिटिक जो मेथड होता है, इसमें अल्केन कहाँ पे मिली है आपको, एनोड पे मिली है। अब इस प्रोसेस में भी जैसे वुड्स रिएक्शन में आपको जो प्रोडक्ट मिलते हैं वो कैसे मिलते थे भाई, प्रिपेयर ओनली अल्केन विद इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम। सेम ऐसे यहाँ पे भी आपको क्या है, इवन नंबर वाले से ही मिलेंगे, यहाँ पे ऑड नंबर ऑफ जो है प्रोडक्ट वो वाले आपको नहीं मिलेंगे। ये थी अल्केन्स की मेथड ऑफ प्रिपरेशन। टोटल हमने 3 मेथड्स को डिस्कस किया है। एक बार मैं आपको फिर से रिवाइज करा देती हूँ। फर्स्ट हमने डिस्कस की थी भाई क्या, फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जिसमें हमने पढ़ा था हाइड्रोजनेशन यानी कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। सेकेंड हमने डिस्कस किया फ्रॉम अल्काइल हैलाइड्स। अल्काइल हैलाइड में हमने 2 पार्ट्स देखे इसके। एक हमने देखा था कि जिंक और HCl की प्रेजेंस में आप रिएक्शन कराते हो तो आपको यहाँ पे अल्केन्स मिलता है। और सेकंड रिएक्शन हमने देखी थी वुड्स रिएक्शन, जिसमें हम क्या करते हैं अभी, सोडियम और ड्राई ईथर की प्रेजेंस में यहाँ पे अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन कराते हैं, तो आपको यहाँ पे जो है हायर अल्केन्स ही मिलते हैं और इवन नंबर वाले ही प्रोडक्ट मिलते हैं। थर्ड मेथड जो था दैट इज़ द फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड में भी हमने 2 मेथड्स को डिस्कस किया। वन इज डी कार्बोक्सिलेशन, मतलब कि यहाँ पे क्या होता है, ऐसी रिएक्शन होती है जिसमें रिमूवल होता है किसका भी, कार्बन डाइऑक्साइड का, इसलिए हम बोल रहे हैं इसे डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। नेक्स्ट कार्बोक्सिलिक एसिड में ही हमने डिस्कस किया था मेथड ऑफ प्रिपरेशन कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिटिक मेथड। तो यहाँ पे आपको एनोड और कैथोड पे डिफरेंट प्रोडक्ट मिलते हैं और इसमें भी क्या होता है, इवन नंबर वाले ही प्रोडक्ट मिलते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन्स। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन्स में देखो, हाइड्रोकार्बन्स में जो बॉन्ड होते हैं वो किसके बीच में प्रेजेंट होते हैं, अभी कार्बन एंड कार्बन के बीच में होते हैं। तो जो अल्केन्स मॉलिक्यूल होते हैं ना वो ऑलमोस्ट नॉन पोलर इन नेचर होते हैं। कैसे होते हैं अभी, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं। इसका रीज़न क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे जो कोवलेंट बॉन्डिंग हो रही है किसके बीच में हो रही है, कार्बन कार्बन या फिर कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के बीच में हो रही है। और कार्बन कार्बन के बीच में तो कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ही नहीं आएगा, क्योंकि दोनों ही कैसे होते हैं अभी, सेम ही एटम है ना, तो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होगी, सेम होगी। और कार्बन हाइड्रोजन के बीच में भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत ही कम होता है। तो इसी वजह से यहाँ पे क्या है भाई, कोई भी पोलैरिटी जनरेट नहीं होती, पोलैरिटी नहीं बनती है, प्रोड्यूस नहीं होती। तो ये मॉलिक्यूल्स कैसे होते हैं अभी, अल्केन्स कैसे नेचर को शो करते हैं, नॉन पोलर मॉलिक्यूल को शो करते हैं। नॉन पोलर इन नेचर होती है। ये कैसे होते हैं, जो अल्केन्स होते हैं दे आर कलरलेस एंड ऑर्डरलेस कंपाउंड होते हैं, यानी कि ना ही कोई स्मेल होती है इनका, ना ही कोई ऑर्डर होता है और ना ही कोई कलर आएगा। अब ये नॉन पोलर टाइप के होते हैं। तो हमने पढ़ा था कि एक प्रिंसिपल होता है, एक रूल होता है, लाइक डिजॉल्व लाइक, यानी कि जो जिस नेचर का होता है वो उसी के अकॉर्डिंग क्या करता है, अपनी सॉल्युबिलिटी शो करता है। जैसे जो पोलर मॉलिक्यूल्स है वो वाटर में यानी कि पोलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व हो सकते हैं, सॉल्युबल हो सकते हैं। जो नॉन पोलर है वो नॉन पोलर में ही होंगे। तो अब यहाँ पे ये क्या होते हैं, वाटर तो पोलर नेचर को शो करता है, H पॉजिटिव H नेगेटिव बन सकता है। तो ये जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं ना, मतलब कि जो अल्केन्स होते हैं दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर। ये वाटर में क्या रहेंगे, इनसॉल्युबल रहेंगे, बट दे आर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, क्योंकि जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होते हैं वो भी कैसे नेचर को शो करते हैं, नॉन पोलर बिहेवियर को शो करते हैं। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है इनका, इंक्रीज होता है विद इंक्रीजिंग मॉलिक्यूलर मास, यानी कि जैसे जैसे कार्बन एटम के नंबर्स इंक्रीज होते जाएंगे वैसे वैसे मास इंक्रीज होगा, और जैसे जैसे मास इंक्रीज होगा तो उसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता जाता है, भी इंक्रीज होता जाता है। अभी हम इसको डिस्कस करेंगे इस पॉइंट को। एक बार यहाँ पे स्टेट्स देख लो अल्केन की, आपको एनसीईआरटी में दी हुई है कि C1 से C4 तक
जो कार्बन एटम बनते हैं ना, मतलब जो भी अल्केन्स बनते हैं, जैसे C1 में क्या आ जाएगा मीथेन, C2 में क्या हो जाएगा इथेन 2 कार्बन का, 3 कार्बन वाला प्रोपेन हो जाएगा, 4 कार्बन वाला ब्यूटेन हो जाएगा। तो ये जो C1 से C4 तक के अल्केन्स होते हैं ना, वो कैसे होते हैं, गैसियस स्टेट में होते हैं। फिर जो नेक्स्ट 5 से लेके 17 कार्बन तक की जो चेन होती है वो लिक्विड स्टेट को शो करते हैं, और उससे ऊपर यानी कि जितने ज़्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम होते जाएंगे वो कौन सी स्टेट में चले जाएंगे भाई, सॉलिड स्टेट में चले जाते हैं। तो ये हो गया कि भाई यहाँ पे कौन से स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं एट 298 केल्विन। ठीक है, ये कहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं, 298 केल्विन टेम्परेचर पे। पेट्रोल होता है ना, वो मिक्सचर होता है हाइड्रोकार्बन का, अभी हमने ऊपर देखा था, और वो फ्यूल की तरह यूज़ होता है ऑटोमोबाइल्स में। जो पेट्रोल और लोअर फ्रैक्शन ऑफ पेट्रोलियम होता है ना, वो क्या है भाई, ड्राई क्लीनिंग में यूज़ होते हैं। जो क्लॉथ्स होता है ना, उनका ड्राई क्लीनिंग करने के पर्पज से इसका यूज़ किया जाता है। किस लिए भी, जो ग्रीस वाले स्टेन होते हैं ना उनको रिमूव करने के लिए। जो अल्केन्स होते हैं ना, वो आइसोमर कौन से टाइप के आइसोमर को शो करते हैं, ये भी पूछा जा सकता है कि जो अल्केन्स होते हैं दे शो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। कौन से टाइप के आइसोमेरिज्म को शो करते हैं अभी, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। मतलब क्या होता है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का, ऐसे आइसोमर, मतलब कि ऐसे आइसोमर जिनका मतलब कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है बट दे हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर, उनका स्ट्रक्चर क्या होता है, डिफरेंट होता है, उन्हें हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। अब यहाँ पे जो अल्केन्स है, इनमें स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में भी डिफरेंट टाइप्स होते हैं। तो उसमें से एक आता है चेन आइसोमर। क्या होता है, चेन आइसोमर। तो चेन आइसोमर का मतलब क्या होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम बट जो चेन होती है ना कार्बन की, वो डिफर करती जाती है। तो जो अल्केन्स होते हैं वो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म शो करते हैं। और अगर और भी ज़्यादा डीप में पूछा जाए कि कौन से टाइप के, तो कौन से टाइप के आइसोमेरिज्म को शो करते हैं, चेन वाले। जैसे फॉर एग्जांपल CH3, CH2, CH2 एंड CH3, ये है अब यहाँ पे। अब इसमें देखो कितने कार्बन है, टोटल 4 है। तो अब यहाँ पे आइसोमर ये कैसे बना सकता है, ये ऐसे 3 कार्बन की चेन बनाई, और यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी है, बाकी कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट कर दो। भाई एक कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है, तो उस हिसाब से हाइड्रोजन के साथ इसकी वैलेंसी कंप्लीट कर दो। अब यहाँ पे इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेक करो, C4 कितने हाइड्रोजन है, 10 है। यहाँ पे चेक करो C4H10, तो दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट जो चेन है वो डिफर कर गई। यहाँ पे एक मतलब स्ट्रेट चेन थी 4 कार्बन की, यहाँ पे जो मेन चेन है, पेरेंट चेन है, वो क्या है 3 कार्बन की चेन है। तो चेन में डिफरेंस आ गया। तो ये कैसे टाइप के आइसोमेरिज्म होते हैं भाई, चेन होते हैं। तो जो अल्केन्स होते हैं मेनली शो चेन आइसोमेरिज्म, और जो इसका पहला आइसोमर बनता है वो कहाँ पे बनता है, मतलब C4H10 ही शो करता है, यानी कि 4 कार्बन वाला ही पहला आइसोमर मतलब पहला कंपाउंड है जो आइसोमर को शो करेगा, आइसोमेरिज्म बनाता है। जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं, नंबर ऑफ आइसोमर्स ऑल्सो इंक्रीजेज। तो नंबर ऑफ आइसोमर भी क्या है भी, इंक्रीज होते जाएंगे। देखो जैसे 1 कार्बन का था, कोई आइसोमर पॉसिबल नहीं, 2 तक 3 तक कोई आइसोमर पॉसिबल नहीं, फिर 4 आए, तो इसके कितने आइसोमर बन रहे हैं, 2। अब अगर आप इससे नेक्स्ट पे जाओगे, ठीक है, 5 कार्बन वाले पे, तो उनके नंबर ऑफ आइसोमर और ज़्यादा होंगे, यानी कि 2 से ज़्यादा आएंगे। फिर 6 कार्बन के देखोगे तो वहाँ पे नंबर ऑफ आइसोमेरिज्म और पॉसिबल होंगे, क्योंकि देखो जिसके पास 6 कार्बन एटम है मेन पेरेंट चेन में, अब वो 5 कार्बन वाले भी आइसोमर बनाएगा, 4 वाले भी बनाएगा, तो बन गया और भी ज़्यादा। अब ऐसे ही देखो जैसे 7 कार्बन की जो चेन है, अब 7 वाली 6 कार्बन एटम की चेन के साथ आइसोमर बनाएगा, 5 वाले के साथ बनाएगा, 4 वाले के साथ बनाएगा। तो इस तरीके से क्या होता है, जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीज होते जाएंगे, नंबर ऑफ आइसोमर्स इज ऑल्सो इंक्रीजेज। और जो ब्रांच आइसोमर्स होते हैं ना, दे हैव लोअर बॉइलिंग पॉइंट देन द स्ट्रेट चेन आइसोमर। जो ब्रांच वाले कंपाउंड्स बनेंगे ना, जैसे यहाँ पे कंपैरिजन किया जाए ब्यूटेन और यहाँ पे इसका ये वाला जो इसका आइसोमर बना है, ठीक है, क्या क्या नाम बनेगा इस आइसोमर का, 2 मिथाइल प्रोपेन। तो अगर आप इन दोनों आइसोमर का कंपैरिजन करते हुए, स्ट्रेट चेन है ये ब्रांचिंग में है, ये ब्रांचिंग में ही तो हो गया, ये मेन चेन थी, यहाँ पे क्या आ गया, ब्रांचिंग की तरह प्रेजेंट है मिथाइल ग्रुप। तो ब्रांचिंग वाले का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कम होता है। मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है ना, एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, वो होती है वीक वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो ये जो वंडरवॉल ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल के बीच में कितना अट्रैक्शन है, एक दूसरे को कितना अट्रैक्ट कर रहे हैं, उसी को हम बोलते हैं। तो ये कैसी होती है, वीक इन नेचर होती है। अब यहाँ पे जैसे जैसे मास इंक्रीज होता है, ठीक है, हमने क्या पढ़ा है, जैसे जैसे कार्बन चेन, सिंपल सी बात है, मास तो तभी इंक्रीज होगा ना जैसे जैसे कार्बन की चेन बढ़ेगी। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीज होंगे, मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज होगा। मॉलिक्यूलर मास को इंक्रीज करते हैं तो यहाँ मतलब इंक्रीज होता है, तो यहाँ पे क्या होता है, जो वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो भी इंक्रीज होती है। और वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मॉलिक्यूलर साइज और किस पे डिपेंड करती है, सरफेस एरिया पे डिपेंड करती है मॉलिक्यूल का। तो जैसे जैसे कार्बन चेन इंक्रीज होगी तो उसका सरफेस एरिया भी इंक्रीज होता जाएगा, मतलब कि वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन
अट्रैक्शन भी इंक्रीज होती जाएगी, तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता जाएगा। केस ऑफ ब्रांच आइसोमर्स, जो ब्रांचिंग के आइसोमर्स होते हैं उसके केस में क्या है, बट यहाँ पे अब ये 3 कार्बन की चेंज होगी तो इसका सरफेस एरिया है क्या भी कम हो गया, तो सरफेस एरिया कम हो गया तो यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कम बनेगी और इस वजह से इसका क्या है बॉइलिंग पॉइंट भी थोड़ा सा कम आता है एज कम्पेयर टू। यहाँ पे डिस्कस करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज अल्केन के रिगार्डिंग, ये लास्ट ही टॉपिक है। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में देखो भी अल्केन्स हमने क्या देखा कि अल्केन्स कैसे होते हैं, अभी कार्बन कार्बन बॉन्ड होता है यहाँ पे और कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, तो यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस यानी कि लार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं है, तो जिसकी वजह से ये कैसे होते हैं भी लेस रिएक्टिव इन नेचर होते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा रिएक्शंस नहीं शो करते हैं और ये रिएक्ट भी करते हैं ना, तो ये रिएक्ट करते हैं अंडर ड्रास्टिक कंडीशंस, यानी कि आपको बहुत ही ज़्यादा हाई टेम्परेचर प्रेशर वाली कंडीशन प्रोवाइड करनी पड़ती है रिएक्शन को प्रोसीड करने के लिए, तभी रिएक्शन को शो करते हैं। तो अल्केन्स कैसे होते हैं भी रिलेटिवली लेस रिएक्टिव हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। इसमें से फर्स्ट रिएक्शन जो है हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं इसकी केमिकल रिएक्शंस को। फर्स्ट है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तो हमने टाइप ऑफ रिएक्शन में डिस्कस किया था कि इसका मतलब क्या होता है, ये क्या करता है एक हाइड्रोजन एटम को, मतलब वहाँ पे क्या करता है ग्रुप ऑफ एटम या फिर ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल को रिप्लेस करता है, उसे हम सब्स्टिट्यूशन बोल रहे थे। अब यहाँ पे हम अल्केन्स की रिएक्शंस को पढ़ रहे हैं, तो यहाँ से अल्केन्स में से क्या है ये हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करेगा। तो फर्स्ट रिएक्शन क्या है, इसका एग्जाम्पल भी सब्स्टिट्यूशन का हैलोजिनेशन। एग्जाम्पल में हमने क्या लिया है मिथेन, क्लोरीन का हम एडिशन करा रहे हैं अंडर HNU, यानी कि प्रेजेंस ऑफ लाइट में हम ये रिएक्शन को कर रहे हैं, या फिर आपको हाई टेम्परेचर प्रोवाइड करना पड़ता है, कितना भी 573 से 773 केल्विन ये टेम्परेचर कंडीशन देनी पड़ती है, या फिर आप इन प्रेजेंस ऑफ लाइट ये रिएक्शन करा सकते हो। तो यहाँ से क्या होगा एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा, ये क्या है यहाँ पे आपके पास मिथेन है, एक हाइड्रोजन इसने रिप्लेस किया तो क्या बन जाएगा यहाँ पे क्लोरोमिथेन, HCl बाहर चला गया। अब ये जो क्लोरोमिथेन होता है ना, यहाँ पे क्या है, अब ये रिएक्शन क्या होती है बहुत ही रिएक्टिव इन नेचर होती है, क्योंकि यहाँ पे रेडिकल जनरेट हो जाते हैं। देखो अब ये जो है यहाँ पे एक ही क्लोरीन मॉलिक्यूल से 2 क्लोरीन रेडिकल जनरेट होते हैं, तो ये रिएक्शन ना यहीं तक स्टॉप नहीं करती है, ये क्या करती रहती है फर्दर, यानी कि ये जो मिथेन के साथ है ये ऐसे फर्दर जब तक सारे हाइड्रोजन रिप्लेस नहीं हो जाते ना तब तक ये रिएक्शन करता है। तो क्लोरोमिथेन बना, फिर क्लोरोमिथेन क्या है क्लोरीन मॉलिक्यूल के साथ दोबारा रिएक्शन कर सकता है, लाइट की प्रेजेंस में ही करेगा, तो एक और हाइड्रोजन यहाँ से क्या हो जाएगा अभी रिप्लेस हो जाएगा। तो अब यहाँ से जब हाइड्रोजन जाएगा तो ये बन जाएगा CH2Cl2, तो इसका क्या नाम है भाई डाइक्लोरोमिथेन, और HCl ये बाहर आ गया। फिर ये जो डाइक्लोरोमिथेन बना है ये क्लोरीन के साथ अगेन रिएक्शन करता है, तो ये क्या करता है ट्राइक्लोरोमिथेन बना लेता है, यानी कि इस हाइड्रोजन के प्लेस पे भी मतलब क्या आ गया भाई यहाँ पे क्लोरीन आ जाएगा, Cl2 था ना यहाँ पे Cl3 हो गया, एक हाइड्रोजन कम हो गया। नेक्स्ट अब जो ये ट्राइक्लोरोमिथेन बना है ये अगेन रिएक्शन करता है क्लोरीन के साथ और ये क्या करता है टेट्राक्लोरोमिथेन। तो ये रिएक्शन तब तक प्रोसीड होती रहती है जब तक क्या है भाई ये सारे हाइड्रोजन को रिप्लेस नहीं कर देता है। अब यहाँ पे बेसिकली क्या है भाई ये ऐसे फ्री रेडिकल जनरेट होते हैं, तो यहाँ पे मैकेनिज्म अगर हम देखें इसका तो यहाँ पे चेन इनिशिएशन स्टेप होता है जिसमें यहाँ पे क्या होता है होमोलिटिक क्लीवेज होती है जिसकी वजह से रेडिकल जनरेट होता है। फिर यहाँ पे चेन प्रोपेगेशन स्टेप होता है, चेन प्रोपेगेशन में क्या होता है भाई चेन किस तरीके से आगे बढ़ती रहती है, कैसे चेन बड़ी होती रहती है। लास्ट स्टेप होता है टर्मिनेशन स्टेप, उसके अंदर ये जो रेडिकल होते हैं और जो मॉलिक्यूल होते हैं ये क्या करते हैं भी आपस में कंबाइन होते हैं और क्या करते हैं चेन को यानी कि इस रिएक्शन को स्टॉप कर देते हैं। नेक्स्ट क्या है अभी कंबशन। तो कंबशन का मतलब हमें पता ही है क्या होता है अभी, आपको क्या करना है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रिएक्शन करानी है। तो यहाँ पे आपने लिया हाइड्रोकार्बन मतलब कि मिथेन, मिथेन की रिएक्शन कराई आपने ऑक्सीजन के साथ, तो यहाँ पे क्या होता है प्रोडक्ट में आपको क्या मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है, वाटर मिलता है और साथ में क्या है भी यहाँ पे हीट रिलीज होती है। देखो इसीलिए यहाँ पे ये जो एंथैल्पी ऑफ कंबशन लिखा है ना ये कैसा लिखा है नेगेटिव लिखा है। नेगेटिव क्यों लिखा है क्योंकि यहाँ पे आपको प्रोडक्ट में क्या होता है भी हीट रिलीज होती है। और नेक्स्ट देखते हैं जैसे अभी ये एग्जांपल C4H10 है तो ये क्या होता है ब्यूटेन होता है, क्या होता है ब्यूटेन होता है। तो ये कितने मॉलिक्यूल्स वाटर के यूज़ करता है ये यहाँ पे ऐसे मेंशन है, तो ये 4 मॉलिक्यूल्स ही क्या करता है अभी कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म करेगा, 5 मॉलिक्यूल्स यहाँ पे वाटर के बनते हैं और यहाँ पे भी क्या है एनर्जी रिलीज होती है। जो अल्केन का कंबशन होता है ना इसके लिए जनरल इक्वेशन है, जैसे आप चाहो तो यहाँ पे क्या है आप ऐसे रिएक्शन लिख के उसको बैलेंस कर लो। जैसे अब मुझे ये पता है कि भाई जब भी मेरे पास हाइड्रोकार्बन होगा अल्केन होता है तो उसका कंबशन कराऊंगी तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस में वाटर मॉलिक्यूल मिलता है। तो अगर मुझे क्वेश्चन में ऐसे दिया हुआ है कि इथेन का कंबशन कराओ तो मैंने ये रिएक्शन ऐसे लिख दी कि यहाँ पे आपको क्या मिलेगा भी कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल मिलते हैं और वाटर मिलता है और साथ में यहाँ पे
एनर्जी मिलती है। ये हो गया। अब या तो इस रिएक्शन को आप ऐसे लिख के क्या करो, बैलेंस करने की कोशिश करो कि भाई यहाँ पे कितने कार्बन एटम है, यहाँ कितने हैं, ऐसे बैलेंस करने की कोशिश करो। या फिर आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे जो कंबशन की जनरल इक्वेशन होती है ना, इसको याद कर लो। इसको याद करने से क्या है, यहाँ पे जो भी आपको, जैसे अब ये 2 दिए हुए हैं, यहाँ पे कितने कार्बन एटम है, 2 है, तो यहाँ पे कार्बन के प्लेस पे ऐसे 2 लिखो। हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, C2H6 हो जाएगा। 3n+1 यानी कि n की वैल्यू आपने क्या रखी है भाई, 2 रख रहे हो ना यहाँ पे, तो 3×2 = 6 +1, तो कितने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल यूज़ करेगा, 7/2। और यहाँ पे 7 यानी कि जो भी यहाँ पे मॉलिक्यूल है वही यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, तो 2 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होंगे। n+1 यानी कि एक वाटर मॉलिक्यूल क्या होता है भाई, यहाँ पे ज़्यादा बनता है, तो ये आ जाएगा ये ऐसे। तो या तो आप क्या कर सकते हो, जनरल वाली इक्वेशन को ऐसे याद कर सकते हो और इसको फिर यहाँ पे n की वैल्यू को पुट करके ऐसे ओवरऑल प्रोडक्ट बता सकते हो। या फिर आप क्या करो भाई, ऐसे रिएक्शन लिखो कि मुझे पता है कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, वाटर मिलता है, और फिर इसको बैलेंस करने की कोशिश करो। अब ये तो कंबशन रिएक्शन मीथेन के साथ ब्यूटेन के साथ की, और ये जनरल रिएक्शन आ गई। जब इनकम्प्लीट कंबशन होता है, ठीक है, रिएक्शन में क्या होता है भाई, इनकम्प्लीट कंबशन भी हो सकता है। तो ड्यूरिंग द इनकम्प्लीट कंबशन, इसका मतलब क्या है कि जब आप इनसफिशिएंट अमाउंट में एयर या फिर ऑक्सीजन को प्रोवाइड करते हो, कंप्लीट मतलब जितनी ऑक्सीजन देनी चाहिए उतनी नहीं मिल रही उसको, तो उस केस में इनकम्प्लीट कंबशन होता है। और जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या होता है भाई, कार्बन ब्लैक। क्या होता है भाई, यहाँ पे कार्बन ब्लैक बनता है। आप इसे ऐसे रिप्रेजेंट करते हो, और साथ में क्या है, यहाँ पे वाटर होता है। अब ये जो यहाँ पे कार्बन ब्लैक यूज़ होता है ना, ये सॉरी जो फॉर्म हुआ है, ये कहाँ पे यूज़ होता है, इन द मैन्युफैक्चर ऑफ इंक, और जो प्रिंटर इंक होती है वहाँ पे इसका यूज़ होता है, इंक बनाने में इसका यूज़ होता है, और जो ब्लैक पिगमेंट्स वगैरह होते हैं उनको बनाने में, और फिल्टर्स वगैरह में इस कार्बन ब्लैक का यूज़ किया जाता है। तो ये कार्बन ब्लैक का यूज़ भी आपसे पूछा जा सकता है, और ये भी पूछा जा सकता है कि कार्बन ब्लैक कैसे बनता है। नेक्स्ट रिएक्शन अब हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन देखो भी, यहाँ पे कैसे ऑक्सीडेशन डिस्कस करेंगे हम, कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन डिस्कस करने वाले हैं। मीथेन है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आपने रिएक्शन कराई। जब आप यहाँ पे कॉपर मेटल कैटलिस्ट लेते हो, 523 केल्विन टेम्परेचर, 100 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे रिएक्शन कराते हो, तो जो प्रोडक्ट होता है वो क्या बनता है भी, यहाँ पे मिथेनॉल बनता है। क्या बनता है भी, मिथेनॉल बनता है। नेक्स्ट रिएक्शन क्या है भी, मिथेन की जब हम रिएक्शन कराते हैं ऑक्सीजन के साथ, और ही इसे हीट करते हैं किसकी प्रेजेंस में, मोलिब्डेनम ऑक्साइड की प्रेजेंस में, ये MO2O3 क्या है, मोलिब्डेनम ऑक्साइड। तो आपको प्रोडक्ट में क्या मिलता है, मिथेनॉल मिलता है। ये दोनों में डिफरेंस है। मिथेनॉल होता है अल्कोहल, ये क्या है भी, यहाँ पे देखो OH ग्रुप लगा है, तो ये क्या होता है अल्कोहल, और अल क्या होता है अल्डिहाइड, अल क्या होता है भी अल्डिहाइड। नेक्स्ट रिएक्शन है यहाँ पे इथेन की रिएक्शन, जब आप कराते हो ऑक्सीजन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ मैंगनीज एसीटेट, और इसे हीट करते हो, तो यहाँ पे आपको प्रोडक्ट में क्या मिलता है, इथेनोइक एसिड। सेम ऐसे जब आप 2 मिथाइल प्रोपेन की रिएक्शन KMnO4 के साथ यानी कि ऑक्सीडाइज कराते हो, तो हमें क्या मिलता है अभी, यहाँ पे प्रोपेनॉल मिलता है। तो अगर आप इसे ओपन करके लिखते हो, तो ये कार्बन है, इस कार्बन के साथ ऐसे हाइड्रोजन है, और ये CH3 का थ्राइस लगा है, तो यहाँ पे CH3 का थ्राइस ऐसे है। अब क्या हुआ है यहाँ पे प्रोडक्ट में, इस हाइड्रोजन के प्लेस पे क्या आ गया है, OH आ गया, तो ये क्या बन गया, 2 मिथाइल प्रोपेन 2 बन गया है। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं अभी, आइसोमेराइजेशन। नेक्स्ट क्या है, आइसोमेराइजेशन। तो ये रिएक्शन मैंने आपको पीछे भी समझाई थी कि यहाँ पे क्या होता है, देखो जैसे भाई एनहेक्सेन लिया है आपने, एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड और HCl की प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हो, तो यहाँ पे इसकी क्या है, आइसोमेरिक प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो जाती है। एक क्या बनेगा, यहाँ पे 2 मिथाइल पेंटेन बनता है, और एक क्या बन जाएगा, 3 मिथाइल पेंटेन बन जाएगा। यहाँ पे और भी प्रोडक्ट मिल सकते हैं, बट जो स्टेबल वाले होते, मतलब मेजर जो बनते हैं, हम उन्हीं को रिप्रेजेंट करते हैं, उन्हीं को मेंशन करते हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन क्या है अभी, एरोमेटाइजेशन। नेक्स्ट क्या है, एरोमेटाइजेशन। तो एरोमेटाइजेशन मतलब कि एरोमेटिक रिंग बन जाएगी। तो ये कैसे होगा, देखो आपने लिया यहाँ पे हेक्सेन, क्या लिया अभी यहाँ पे हेक्सेन, ये देखो 6 कार्बन की चेन है, बस आपने क्या किया, इसे थोड़ा रिंग लाइक फॉर्म में लिख दिया, ताकि आपको ये जो प्रोडक्ट यहाँ पे मेंशन है ना, मतलब कि जो बेंजीन बन रहा है, ये समझ में आ जाए कि कैसे बना है। तो यहाँ पे हेक्सेन क्या होती है, स्ट्रेट चेन ही होती है 6 कार्बन एटम की। ऐसे सारे कार्बन एटम कैसे होते हैं, सिंगल बॉन्डेड होते हैं। सारे कार्बन एटम कैसे होते हैं भी, सिंगल बॉन्डेड होते हैं। बस इसे आपने क्या किया, ऐसे रिंग फॉर्म में लिख दिया। यहाँ पे आपने क्या किया है भी, कैटलिस्ट यूज़ किए हैं, या तो आप क्रोमियम ऑक्साइड ले सकते हो, वेनेडियम ऑक्साइड ले सकते हो, या फिर मोलिब्डेनम ऑक्साइड का यूज़ कर सकते हो। टेम्परेचर जो आपको प्रोवाइड करना है इस रिएक्शन को 773 केल्विन और 10 to 20 एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्रोवाइड करना है इस रिएक्शन को होने के लिए। तो क्या होगा भी, यहाँ पे ये क्या करता है भी, यहाँ पे ये साइक्लाइजेशन करेगा, और यहाँ पे बेंजीन क्या करता है भी, प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो जाती है। जब आपको वो हेप्टेन देता है, तो हेप्टेन के केस में क्या होता है भी, ये प्रोडक्ट बन जाता है। यानी कि 6 मेंबर जो रिंग थी, मतलब कार्बन थे 6 मेंबर चेन वाले, वो क्या करते हैं, रिंग फॉर्म कर लेते हैं, और एक ये जो रहता है एज ए सब्सटीट्यूएंट रह जाता है। ये जो प्रोडक्ट बनता है इसे हम क्या बोलते हैं, टोलुइन। क्या बोलते हैं भी इसे हम,
टोलुइन बोलता है। तो ये जो प्रोसेस होती है इसे हम क्या बोलते हैं अभी, एरोमेटाइजेशन। टेम्परेचर कंडीशन ये सब आपको याद रखनी है कि कौन कौन से ऑक्साइड्स मैंने यहाँ पे आपको बताया। यहाँ पे क्या होता है अभी, साइक्लाइजेशन हो जाता है। साइक्लाइजेशन करके क्या करता है, बेंजीन की फॉर्मेशन हो गई। नेक्स्ट अब हम रिएक्शन डिस्कस करने वाले हैं, रिएक्शन विद स्टीम। रिएक्शन क्या है अभी नेक्स्ट, स्टीम के साथ रिएक्शन है। तो स्टीम के साथ रिएक्शन हम कैसे करते हैं, मिथेन लेते हैं। मिथेन में यहाँ पे जो वाटर है ये क्या है अभी, यहाँ पे स्टीम है। ये क्या है, यहाँ पे स्टीम है। एस से तो सॉलिड हो जाएगा, गैसियस स्टेट मेंशन करते हैं। तो ये स्टीम है, निकल की प्रेजेंस में हीट किया है आपने। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनता है अभी, कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है और हाइड्रोजन गैस बनती है। और यहाँ पे जो टेम्परेचर होता है बहुत ही हाई टेम्परेचर होता है, 1273, ठीक है, 1273 केल्विन टेम्परेचर होता है। इन प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट हम इसे हीट करेंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड डाईहाइड्रोजन प्रोडक्ट बनता है यहाँ पे। ये इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन मेथड होता है किसके लिए भी, हाइड्रोजन गैस की फॉर्मेशन के लिए। नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन है भाई पायरोलिसिस। तो पायरोलिसिस का क्या मतलब होता है, जब भी आप हायर अल्केन्स को हीट करते हो टू हाई टेम्परेचर, यानी कि कब हीट करना है, हाई टेम्परेचर पे अप्रोक्सीमेटली 700 से 800 केल्विन की ये रेंज होनी चाहिए। पर्टिकुलरली यहाँ पे टेम्परेचर भी मेंशन किया गया है कि इतने टेम्परेचर पे जब हम हीट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनिया या फिर सिलिका कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, तो यहाँ पे अल्केन्स क्या है भी, स्मॉलर फ्रेगमेंट्स में ब्रेक हो जाते हैं। यानी कि अपन मतलब जितने कार्बन की चेन है ना उससे वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में क्या करते हैं अभी, ब्रेक हो जाते हैं, स्मॉलर फ्रेगमेंट में ब्रेक हो जाएंगे, स्मॉलर पार्ट्स में। तो इसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं अभी, पायरोलिसिस बोलते हैं। क्या कहते हैं, पायरोलिसिस कहते हैं, या फिर आप बोल सकते हो फ्रेगमेंटेशन, क्योंकि यहाँ पे छोटे छोटे पार्ट्स में प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है, या फिर हम इसे कह सकते हैं क्रैकिंग। तो ये सारे नाम आपको याद रखने हैं, क्रैकिंग, पायरोलिसिस, फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या लिया अभी, एन हेक्सेन लिया है। ये C6H14 क्या है, एन हेक्सेन है, 6 कार्बन की चेन वाला कंपाउंड है। अभी हमने पीछे भी ड्रॉ किया था, यहाँ पे भी कौन से एग्जाम्पल में, यहाँ पे देखो ये बताया था, ये जब पढ़ाया था ना एरोमेटाइजेशन, तो इसमें बताया था कि हेक्सेन क्या होता है। तो यहाँ पे एन हेक्सेन लिया आपने और इसे हीट किया है 773 केल्विन टेम्परेचर पे। तो यहाँ पे देखो आपको ऐसे 3 डिफरेंट प्रोडक्ट्स मिलते हैं। एक मिलता है आपको C6H12, मतलब ये क्या है, यहाँ पे अल्कीन है। ये क्या है, यहाँ पे अल्कीन है और हाइड्रोजन गैस। और क्या मिलता है, C4H8 मिलता है, C2H6, C3H6 और C2H4, CH4। ये डिफरेंट प्रोडक्ट यहाँ पे आपको मिलते हैं। तो ये हेक्सीन हो गया यहाँ पे, C4H8 इट इज़ ऑल्सो अल्कीन, ये ब्यूटीन हो गया यहाँ पे। ये इथेन है, C2H6। ऐसी डूडेकेन होता है। तो जब हम डूडेकेन को निकल, प्लेटिनम, पैलेडियम 973 केल्विन टेम्परेचर पे हीट करते हैं, तो यहाँ पे आपको कौन कौन से डिफरेंट प्रोडक्ट्स मिलते हैं अभी। एक मिलता है हेप्टेन, C7H16 मिलेगा। एक मिलता है आपको पेंटीन, C5H10। इन नंबर्स को देख के भी आप पता कर सकते हो कि अल्केन है, अल्कीन है, अल्काइन है, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या फॉर्मूला फॉलो हो रहा है, CnH2n। ये किसका होता है अभी, या तो साइक्लो अल्केन का होता है या फिर अल्कीन का होता है। हेप्टेन किसका फॉर्मूला, अल्केन का फॉर्मूला होता है CnH2n+2। तो +2 हो रहा है देखो यहाँ पे, वैसे 14 आएगा, 14 + 2 = 16। तो यहाँ पे क्या है, अल्केन बन रहा है। तो यहाँ पे हेप्टेन की फॉर्मेशन होती है, पेंटीन की होती है, और साथ में क्या है भी, अदर प्रोडक्ट भी बनते हैं। अब यहाँ पे ये जो पायरोलिसिस हुआ है ना, यहाँ पे ये किसका करते हैं हम, ये जो डूडेकेन होता है ना, ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है भी, पेट्रोल या फिर केरोसिन ऑयल में प्रेजेंट होता है। ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, पेट्रोल में प्रेजेंट होता है, जिसकी हम क्रैकिंग कराते हैं और क्रैकिंग करा के आपको ये डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स मिलते हैं। मेजर यूजेस ऑफ अल्केन्स की, अल्केन्स का हम कहाँ कहाँ पे यूज़ करते हैं। तो फर्स्ट क्या है भी, फ्यूल्स, कि भाई अल्केन्स को हम फ्यूल्स की तरह यूज़ करते हैं। तो अब हमें पता चल गया कि LPG CNG में क्या होता है, हाइड्रोकार्बन्स ही होते हैं, तो उन्हें आप फ्यूल्स की तरह यूज़ कर सकते हो। आप इन्हें सॉल्वेंट्स की तरह यूज़ कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आप लैब्स में इनका यूज़ कर सकते हो, अदर क्लीनिंग इंडस्ट्रीज़ में इनका यूज़ किया जा सकता है। केमिकल रॉ मटेरियल्स यानी कि दूसरे सब्सटेंसेस को बनाने में अल्केन्स का यूज़ किया जा सकता है। ल्यूब्रिकेंट्स की तरह इसे यूज़ करते हैं, जैसे ग्रीसिंग ऑयल वगैरह होते हैं उन सब का बनाने में, पैराफिन वैक्स प्रोडक्ट बनाने में, यानी कि कॉस्मेटिक में इसका यूज़ हो सकता है, कैंडल मेकिंग वगैरह में इसका यूज़ हो सकता है। नेक्स्ट यूज़ क्या है इसका, रोड कंस्ट्रक्शन। जो बिटुमन होता है वो क्या होता है, पेट्रोलियम का ही एक प्रोडक्ट होता है, ठीक है। पेट्रोलियम से आपको क्या मिलता है भी, बिटुमन मिलता है, और बिटुमन क्या होता है, हाइड्रोकार्बन का ही मिक्सचर बनेगा। तो इसका हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, रोड कंस्ट्रक्शन में यूज़ करते हैं। तो ये था आज की क्लास का लास्ट टॉपिक। आई होप आपको सारे कॉन्सेप्ट और सारे जो भी टॉपिक्स थे अच्छे से समझ में आ गए हो। अब हम नेक्स्ट क्लास में अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड की रिगार्डिंग डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक पढ़ते रहना, रिवाइज करते रहना।